नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए आज बस्तर दशहरा पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इधर ध्यान दो। लोक कला संस्कृति, ओए बाबू इधर। ठीक, लोक कला संस्कृति के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक बस्तर दशहरा। अच्छा हुआ जो आप आ गए। ठीक है, कल पढ़ाता नहीं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें व्यापम में भी, पीएससी में भी, सभी एग्जाम्स में इसमें डीप में पूछा जाता है। इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, सुनना। कहाँ पे मिलेगा? नोट्स में। ये सबसे लास्ट में है, मतलब लोक पर्व जब खत्म होता है ना तो लास्ट में सावन अमावस्या के दिन हरेली मनाते हैं। ठीक है, हरेली त्यौहार मनाते हैं, अम्मुस त्यौहार मनाते हैं, और उसी में ही लिखा हुआ था बस्तर दशहरे की शुरुआत। लेकिन एक बड़ा टॉपिक है तो उसको बीच में नहीं घुसाया, उसको नोट्स में थोड़ा लास्ट में कर दिया हूँ। लास्ट में जाके देख लेना। अभी सिर्फ याद करने का काम करना, बाकी लिखा हुआ तो अवेलेबल है, सुनना समझना। ठीक है, इसमें देखो जितने किताबों में नहीं मिलेंगे सारे इधर उधर के नोट्स, सभी विभाग से, संस्कृति विभाग से जो चीज़ें मिलती हैं किताबों में, सभी कॉपी पेस्ट मार के इधर एकजुट नोट्स हो गए। ठीक है, तो इसके बाहर देखना नहीं, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। आमतौर पे जो हम लोग दशहरा जानते हैं वो राम ने रावण को मारा, वो वाला दशहरा। ठीक है, नवरात्रि के बाद जो दशहरा पड़ता है वो दशहरा अलग है। एक और दशहरा देखे, गंगा दशहरा, वो दशहरा अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं। और इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, किसका? बस्तर दशहरे का। तो ये राम और रावण वाला दशहरा नहीं है। फिर ये कौन सा दशहरा है? ये किससे संबंधित है? तो बस्तर में एक आराध्य देवी है, बस्तर के लोगों की आराध्य देवी है दंतेश्वरी माता। तो ये बस्तर दशहरा उनको समर्पित है, समझ लो। ठीक है, उनसे संबंधित है, उनको समर्पित है ये बस्तर दशहरा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पहले भी मेंशन किया हूँ, बस्तर में एक राजवंश हुआ, उसका नाम क्या था? काकतीय। काकतीय राजवंश, जिसके संस्थापक कौन थे? अन्नम देव थे। तो ये वो टाइम था जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एरिया में चालुक्य वंश या काकतीय वंश बोल लो, उनका शासन चलता था। लेकिन खिलजियों के आक्रमण की वजह से उनको अपना क्षेत्र शिफ्ट करना पड़ा, एक नए क्षेत्र में आए। और इन लोग किधर घुस गए? बस्तर क्षेत्र में आ गए। बस्तर क्षेत्र में देखना कोई एकदम बहुत बड़ा किला आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोई किला देखने को मिलता है क्या? जैसे राजस्थान वगैरह में मिलता है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब में किला देखने को मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? यहाँ का जंगल ही ऐसा है जो आपको प्राकृतिक किला, प्राकृतिक रूप से प्रोडक्शन देगा। ठीक, ऐसी जंगल में घुस जाओगे, देखने में बाहर से बहुत सुंदर लिखता है, अंदर रहने योग्य नहीं। तो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र था, इसलिए रामायण में सुने होगे कि राम भगवान को भी इधर भेज दिए, दंड कारण, जाओ बेटा दंड भोगना, मतलब दंड कारण चल दो, छत्तीसगढ़ चले जाओ। ठीक है, तो ये सेफ प्लेस ढूंढ के यहाँ पे बस्तर में आ गए लोग, और वहीं काकती वंश की नींव रखी। किसने? अन्नम देव ने नींव रखी। अन्नम देव के बाद आने वाले शासकों में से एक शासक थे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो पुरुषोत्तम देव ने ये बस्तर दशहरा की शुरुआत की, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब अगर बस्तर दशहरे का एक्चुअल शुरुआत पूछे कब से कब, तो एक्चुअल डेट आपको नहीं मालूम चलेगा। लेकिन चूंकि ये पुरुषोत्तम देव ने अपने शासनकाल में चालू किया, और पुरुषोत्तम देव का शासनकाल 1408 से लेकर 1439 तक है, तो ऐसा माना जाता है कि इसी बीच में कहीं पर बस्तर दशहरे की शुरुआत की गई होगी। शुरुआत में कुछ कम रस्म थे, कुछ कम कार्यक्रम थे, कम पूजा पाठ होता था। बाद में धीरे 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 कुछ और जुड़ते गए इसमें कार्यक्रम, और अभी वर्तमान में जितने कार्यक्रम हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जुड़ जुड़ के है, कैसे जुड़ जुड़ के है? जैसे मैंने बताया, रथ परिक्रमा, बस्तर दशहरा में रथ परिक्रमा चलता है। और कल वाले टॉपिक में गोंचा पर्व में मैंने बताया रथपति की उपाधि दी थी, फिर वो रथ को लेकर आए थे ना, तो गोंचा पर्व मनाते, रथ यात्रा निकालते हैं।
तो वही रथ यात्रा को इसमें भी शामिल कर दिया, लेकिन वो पर्व अलग है, ये पर्व अलग है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो रथ यात्रा को भी इसमें शामिल कर दिया गया बस्तर दशहरा में। अब हुआ क्या था, पुरुषोत्तम देव कहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी गए थे, वहां मंदिर दर्शन करने भगवान के। तो वो जब गए तो एकदम लौट लौट के गए, तो उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उड़ीसा के राजा ने उनको क्या उपाधि दी, रथपति, और साथ में एक रथ दिया और बोला कि भैया वापस जाओगे इसमें जाना। तो वो जो रथ लेकर आए, उसकी यात्रा निकाले, वही रथ यात्रा के नाम से फेमस है। और उसी रथ यात्रा को किसमें शामिल कर दिया गया, इस बस्तर दशहरा में शामिल कर दिया गया। पढ़ेंगे उसको, देखेंगे, ठीक है। तो किसने शुरुआत की अगर पूछा जाए, पुरुषोत्तम देव ने। किस समय अगर शुरुआत हुआ तो 1408 से लेकर 1439 के बीच में कहीं पे हुआ होगा, क्योंकि वो पुरुषोत्तम देव का शासनकाल था। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। और भी कुछ कार्यक्रम बाद में जुड़ गए, उसको भी हम साथ में देखते पढ़ेंगे। वर्तमान में जितने हैं उसको देखेंगे। प्रारंभकर्ता कौन थे, पुरुषोत्तम देव, जिनका शासनकाल 1408 से लेके 1439। कुल अवधि कितनी, 75 दिन। फेमस है पूरे दुनिया में, विश्व भर में फेमस है 75 दिन का बस्तर दशहरा। ठीक है, 75 डेज पूरा चलता है। हमारे यहाँ एक दिन, इधर 75 डेज तक ये कार्यक्रम चलता है। स्टार्ट कब होता है, सावन अमावस्या से। सावन अमावस्या में हम 3 त्यौहार कल पढ़े थे, हरेली, अम्मूस त्यौहार और एक बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है। पहला कार्यक्रम होता है पाठ यात्रा का, देखेंगे आगे। प्रमुख रस्म 13 दिन, ये क्या है, इसको छोड़ो। प्रथम रस्म क्या होता है, काचिन गादी। अभी देखो काचिन गादी लिखा जरूर है, लेकिन इससे पहले भी और 2 कार्यक्रम हो जाते हैं। उसका नाम है पाठ यात्रा और डेरी गड़ाई, पाठ यात्रा और डेरी गड़ाई, ठीक है। और अंतिम रस्म कौन सा होता है, मुड़िया दरबार। अब क्वेश्चन में ये आंसर लिया जा चुका है, एग्जाम में पूछा ना, तो क्वेश्चन का आंसर ये सारी चीजें ली हैं, उसके पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पे होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है उसको पाठ यात्रा कार्यक्रम बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने निमोनिक कोड बनाया हुआ है, PDK RKR MBMO। बोलोगे ये कैसा कोड है सर? अब इस निमोनिक कोड है सारे, जैसे पाठ यात्रा का P उठा लिए, डेरी गड़े का D उठा लिए। अब इस निमोनिक कोड को याद कर लिया, जैसे याद किया हूँ वैसे आपको बता नहीं सकता, इसलिए आपको इसको खुद याद करना पड़ेगा। PDK RKR MBMO, जिसमें M 2 बार है, B 2 बार है। तो ये P से जो है पाठ यात्रा, कौन सा, पाठ यात्रा। अभी पाठ यात्रा कार्यक्रम क्या होता है, तो ये बस्तर दशहरे की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। साल वृक्ष होता है, सुने हो नाम, साल वृक्ष, उसी को सरगी वृक्ष भी बोला जाता है। उसके डंडी को काटा जाता है, और जो पहला लकड़ी काटते हैं उसका नाम है ठुरलू कोटला लकड़ी। कौन सा लकड़ी, ठुरलू कोटला लकड़ी, उसका नाम है। साल वृक्ष कहीं टहनी रहेगा समझ लो, उसको काट के लेके आते हैं। पहला जो लकड़ी रहता है उसका नाम रहता है ठुरलू कोटला लकड़ी। उसको दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है उसके सामने रखा जाता है, और बहुत सारे जितने भी लकड़ी रहते हैं सभी का चंदन हल्दी कुमकुम लगा के उसकी पूजा की जाती है। और वही रस्म जो है, वही पूजा, वही विधि विधान क्या कहलाता है, पाठ यात्रा का कार्यक्रम कराता है। तो क्या है, एक प्रकार का पूजा है समझ लो। किसकी, लकड़ी की, कौन से लकड़ी की, हाँ साहब, उसका नाम क्या है, ठुरलू कोटला लकड़ी। अब ये भी पूछा था कि ये कौन से गांव से लाया जाता है, तो गांव का नाम भी याद रखना पड़ेगा, बिलोरी ग्राम। कौन से गांव से, बिलोरी ग्राम, लिखा हुआ है सब चीज, बिलोरी ग्राम। तो इसको याद मैंने ऐसे कर लिया, जैसे किसी चीज को मंगाते छत्तीसगढ़ में बुलाओ, मंगाओगे तो बे लारे, तो लकड़ी को लारे, बे लारे से बे लोरी, ठीक है, समझे। ठीक, तो बिलोरी ग्राम याद रखिएगा। ठीक, तो ये पाठ यात्रा कार्यक्रम समझ आया, लिखा हुआ है डिप में, नहीं भी समझ आया होगा तो आगे आ जाएगा। पाठ यात्रा कार्यक्रम क्या बोला, एक लकड़ी लाते हैं, उसका नाम रहता है क्या, ठुरलू कोटला लकड़ी। साल वृक्ष की टहनी रहती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि साल वृक्ष को काटना अलाउ नहीं है, ठीक है, संरक्षित है। तो फिर इधर कैसे काट के लेके आए हैं, क्या पूजा के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, बिना परमिशन के काट दोगे तो वन विभाग आपको काट दे। तो वन विभाग से परमिशन लेके आते हैं, इसके लिए परमिशन मिल जाता है। ठीक, नहीं देंगे तो फिर गांव वाले चढ़ाई कर देंगे। फिर है डेरी गड़ाई। अब ये डेरी गड़ाई क्या है सर? तो डेरी गड़ाई भी कुछ नहीं, साल वृक्ष की टहनी रहती है पतली सी, 9-10 फीट लंबा रहता है, जमीन में गड्ढा करते हैं, उसको गड़ाया जाता है। और ये तुरंत कार्यक्रम नहीं होता, लगभग 42-43 दिन बाद का ये कार्यक्रम है डेरी गड़ाई का, उसके बाद ये प्रोसेस है। तो डेरी गड़ाई भी साल वृक्ष की एक टहनी है, उसको गाड़ा जाता है। उससे पहले जो गड्ढा करते हैं उसमें मोंगरी मछली, अंडा, फूल, लाई सब डाला जाता है। उसके ऊपर वो स्तंभारोपण करते हैं, वो लकड़ी को रखते हैं। उसको डेरी गड़ाई भी बोल दिया जाता है, या स्तंभारोपण भी बोला जाता है। स्तंभारोपण, स्तंभ लकड़ी है ना, स्तंभ। तो डेरी गड़ाई या स्तंभारोपण का कार्यक्रम, इसमें उस लकड़ी को गाड़ के उसकी पूजा की जाती है, वही क्या है, डेरी गड़ाई। फिर है काचिन गादी। कैसे है काचिन गादी, काचिन गादी का कार्यक्रम। अब ये काचिन गादी क्या है, काचिन मतलब काचिन माता है,
ठीक है, अलग अलग प्रकार की माता रहती है ना, काली माता, दुर्गा माता, वैसी काछिन भी क्या है, माता का नाम है। और गादी मतलब होता है गद्दी। कभी टीवी या न्यूज़ चैनल में देखे होंगे या वीडियोस में यूट्यूब में देखे होंगे। तो ये बस्तर दशहरा में एक बच्ची को लेके आते हैं और बेल का काटा का एक झूला टाइप का बना होता है, उसमें लिटाया जाता है, काला कपड़ा की बने रहेगी, ठीक है। तो वो काछिन माता उस बच्ची में आरूढ़ होती है, मतलब आती है। जैसे नवरात्रि के टाइम में माता चढ़ जाती है, देखे हो? या जस गीत चलता है तो माता अपने आप, जिसको चढ़ना होता है उसके ऑटोमेटिक कान में गीत पड़ा और फिर वहाँ से झुकते झुकते जहाँ पे गीत चल रहा है वहाँ पहुँच जाती है। ऐसा होता है, किसी को चढ़ता है इधर, नहीं चढ़ता है, ठीक है। तो ऐसी जो उसमें नॉर्मल माता आती है ना, वैसे यहाँ पे काछिन माता आरूढ़ होती है, फिर उस बच्ची को उसमें लिटाया जाता है गद्दी में। तो काछिन गादी मतलब होता है, काछिन मतलब माता, गादी मतलब गद्दी, ठीक है। और उस कांटों की गद्दी रहता है, बेल के कांटा, एकदम सोफा वोफा नहीं रहता, बेल के कांटों से वो गद्दी तैयार किया जाता है और उसमें लिटाया जाता है। काछिन गादी वाला ये कार्यक्रम है, ठीक है। अब इस बात में विवाद है कि जो काछिन माता आती है कौन सी लड़की में, किताबों में दिया जाता है मृगान जाति, और कहीं पे मिलेगा पनका जाति, और दूसरे किताब देखोगे तो महार जाति, हरिराम पटेल में महार, और दूसरे में देखोगे तो पनका, और किसी में देखोगे तो मृगान। सब अलग अलग प्रकार की जाति है। लेकिन अभी मैं बस्तर दौर में गया था तो स्थानीय जो पुजारी थे उनसे पूछा, भैया तीनों नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा है? तो उन्होंने बताया कि ये जो काछिन माता आती है वो पनका जाति की कन्याओं में आती है। तो फिर सर बाकी मृगान और महार जाति ये कहाँ मिलता है? तो जो सांस्कृतिक विभाग है उसमें ऐसे ही चले आ रहा है, सांस्कृतिक विभाग में त्रुटि है समझ लो, उसको सुधरवाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं है। तो सर आपको क्या लेना है, तीनों नाम याद करके चलना, ठीक है। अब अगर पूछेगा तो स्थानीय व्यक्ति को तो ला के नहीं खड़ा करोगे, ठीक। तो तीनों नाम याद रखना, मृगान जाति है, पनका जाति है और महार जाति। तो ये तीन जाति नाम उल्लेखित है, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, एक कुंवारी कन्या को चुना जाता है, ठीक है, कुंवारी कन्या को चुना जाता है। अभी तक जो थी वो आराधना नाम की एक लड़की थी, उसके ऊपर माता आरूढ़ होती थी पिछले साल तक, ठीक, आराधना नाम की लड़की थी। अभी जो चुने हैं, पीहू नाम की लड़की को चुने हैं, अभी जो एक छोटी सी बच्ची है पीहू। तो ये लोग कन्या रहते हैं जो बड़ी नहीं हुई है, छोटी कन्या, इन पे क्या कराया था, माता को आरूढ़ कराया जाता है। तो काछिन गुड़ी परिसर नाम का एक मंदिर है, गुड़ी परिसर मतलब मंदिर, उस मंदिर में लड़की को लेके आते हैं और माता उसको चुनती है। पुजारी लोग तो शुरुआत में शॉर्ट लिस्ट के रहते हैं, लेकिन माता अगर उस पर नहीं आई तो फिर बाजू वाले और दूसरी जो लड़की है उसमें, तो माता का चुनाव रहता है कि किस लड़की पर उसको आना है। फिर वो माता आरूढ़ कराया जाता है, उसके बाद उसको गद्दी पे लिटाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कौन है लड़के से, नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आराधना नाम था और अभी पीहू नाम है। अगर उसमें नहीं आना होगा तो फिर माता चेंज कर लेगी जिसको चुनना होगा, ठीक है। फिर जैसी लड़की मैच्योर हो जाती है फिर वो चेंज कर दिया जाता है। अभी पिछले 7-8 साल से तो यही थी, आराधना ही थी। उसके बाद आर से याद रखना, रेला पूजा, ठीक है। क्या रेला या रेला? रेला पूजा, रेला पूजा। अब ये रेला कौन है? तो रेला अन्नम देव, नाम सुने, अभी तो कई बार बोल चुका हूँ। तो काकती वंश के संस्थापक, बस्तर में काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव थे। अन्नम देव की बहन थी कौन? रेला। तो ऐसा बोला जाता है कि खिलजियों ने आया इधर, आक्रमण किया और जो रेला थी उसको उठा के ले गए। अब उठा के ले गए और उसको एक हफ्ते बाद, किडनैप करने के एक हफ्ते बाद उसको वापस छोड़ दिए। अब जो रेला राजकुमारी थी, अन्नमदेव की बहन थी, राजकुमारी थी, वो वापस महल में आई तो उसको अन्नमदेव स्वीकार करने से मना कर दिए, ठीक है। बोले कि अब तुम अपवित्र हो गई हो, अब तुम्हारा यहाँ राजमहल में कोई जगह नहीं है। जो रेला थी वो बोले कि नहीं, मैं अभी भी पवित्र हूँ, मुझे राजमहल में स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन अन्नमदेव नहीं माने, उसको भगा दिए। अब इससे थोड़ा अपने घर वाले ही जब साथ नहीं दे तो बुरा लगता है, दूसरे साथ ना दे चलेगा, अपने घर वाले साथ ना दे बुरा लगता है। तो रेला काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी, तो वो उसको भगा दिए, तो वो बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गई तो मृगान जाति के लोगों ने उसको स्वीकारा, बोले कि भैया जैसे राजमहल में सुख सुविधा था वैसे सुख सुविधा के साथ हम आपको रखेंगे, आप हमारे साथ चलो। लेकिन कुछ दिन साथ में रही, लेकिन फिर भी रेला जो थी डिप्रेशन का शिकार हो गई और फिर गोदावरी नदी में जाके वो कूद गई, ठीक। बीजापुर में भोपालपट्टनम बहता है, छत्तीसगढ़ में ही कूदी, वहाँ पे 15 किलोमीटर देखे थे, गोदावरी नदी टच करते हुए निकलती है, तो वहाँ से कूद के उसने जान दे दिया। तो रेला पूजा उनका श्राद्ध कार्यक्रम है, समझ लो, जैसे कोई खत्म हो जाता है तो पूजा करते हैं ना, तो एक श्राद्ध कार्यक्रम है रेला, ठीक। तो PDKRKR, ये क्लियर समझ आया, ठीक है। साथ में और भी देखते चलते इधर के पॉइंट्स। बस्तर दशहरा प्रारंभ करता कौन? पुरुषोत्तम देव, जिनका शासनकाल 1408 से लेकर 1439 है, और मैंने बताया कि इसी टाइम पीरियड के दौरान बीच में कहीं बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई होगी। किससे संबंधित है अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित बताओगे? बस्तर की जो आराध्य देवी है दंतेश्वरी माता, उनसे ये संबंधित है। दो जगह दंतेश्वरी माता का मंदिर है, एक दंतेवाड़ा है और एक बस्तर में जगदलपुर नाम का जगह है, वहाँ पे जगदलपुर में भी दंतेश्वरी माता का मंदिर है,
ठीक है, तो 2 दंतेश्वरी माता है, और जहाँ पे दंतेश्वरी माता रहेंगी आसपास मावली माता का भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा, बहन है समझ लो, उन्हीं का ये एक रूप है मावली माता का मंदिर। ठीक, 75 दिन तक ये चलता है, स्टार्ट कब होता है? सावन अमावस्या से। ठीक, ये देखो PDK RKR MBMO करके कोड मैंने बताया हुआ है। पी से क्या है? पाठ यात्रा, यात्रा हो गया है पाठ यात्रा, तो पी से क्या रखना? पाठ यात्रा। डी से क्या बोला मैंने? डेरी गड़ाई। के से काछिन गादी, काछिन का मतलब क्या होता है पता है? काछिन माता है एक प्रकार की, और गादी मतलब गद्दी। रैला पूजा, रैला किसकी बहन थी अगर पूछा है तो? अन्नम देव की ये बहन थी। उसके बाद PDK RKR, फिर के से है कलश स्थापना और जोगी बिठाई। तो कलश स्थापना जोगी बिठाई, अब ये कलश स्थापना शुरुआत में था, बाद में इसमें जोगी बिठाई को ऐड किया गया। अब ये जोगी बिठाई और कलश स्थापना क्या है? तो कलश स्थापना जैसे आम नवरात्रि के समय में होता है, ठीक है, आम नवरात्रि के समय ये देखो क्वार शुक्ल पक्ष का प्रथमा, यहीं से तो नवरात्रि स्टार्ट होता है। एक चैत्र नवरात्रि होता है, एक क्वार नवरात्रि होता है। तो ये नवरात्रि में जैसे हम लोग कलश स्थापना करते हैं ना 9 दिन, बस वैसी वो कलश स्थापना है। उसमें जैसे हम लोग का प्रोसेस रहता है वैसे ही बस्तर दशहरा में भी सेम प्रोसेस रहता है। जोगी बिठाई भी इसी दिन होता है। जोगी बिठाई क्या है? अब एक बार बस्तर दशहरा मना रहे थे तो कभी थोड़ा विघ्न आता था, कभी थोड़ा कठिनाई के साथ बस्तर दशहरा संपन्न होता था, कभी इजली निकल जाता था, ऐसे उथल पुथल चल रहा था। लेकिन एक बार देखा गया कि बस्तर के राजमहल के सामने एक व्यक्ति आके बैठा था बहुत दिन से, जब बस्तर दशहरा का कार्यक्रम चल रहा था। तो शुरुआत में तो इसका नज़र गया नहीं, बाद में जब राजा देखे तो जो व्यक्ति था जहाँ पे बैठा था वहाँ पे गड्ढा हो गया था। ठीक, तो उसको चमत्कारिक दृष्टि से देखे कि भैया कुछ चमत्कार है, बैठे तो और गड्ढा हो गया, चांदनी आई नहीं नहीं तो उसके खिंचाई के रहे थे, तो खैर बैठे और गड्ढा हो गया है ना। तो फिर बाद में लगा कि भैया ये तो कुछ चमत्कार जैसा है। फिर बाद में ये नोटिस किया गया कि उसके आने से बस्तर दशहरा इस साल जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। तो राजा को लगा कि कुछ ना कुछ इसमें देवी शक्तियाँ जरूर होगी। तो जो व्यक्ति था उसको राजा ने किसकी उपाधि दी? जोगी की उपाधि दी। किसकी? जोगी की उपाधि दी। उसके बाद से जो उसके खानदान के वंश जो चले आ रहे हैं उनको जोगी कहा जाता है, जोगी नाम से संबोधित किया जाता है। और जहाँ पे ये कलश स्थापना होता है ना, वहीं एक थोड़ा गड्ढा टाइप का रहता है, वहाँ उसको बिठाया जाता है, 9 दिन तक बिठाते हैं। वही जोगी को बिठाने का कार्यक्रम क्या है? जोगी बिठाई। तो ये कार्यक्रम को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। उस 9 दिन तक उसको कुछ खाना नहीं रहता, सिर्फ पानी, दूध और फल, एक प्रकार का उपवास है, फलाहार वाला उपवास। ठीक, तो जोगी बिठाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो इसको एज इट इज डेट वाइज भी आपको याद रखना है, तिथि भी याद रखना, और 75 दिन तक चलता है ना, तो कौन कौन से दिन तक चलता है वो भी आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो रथ परिक्रमा कौन से दिन, तो एज इट इज आपको याद होना चाहिए, उसको भी याद कराते चल रहा हूँ। पाठ यात्रा तो मेरे ख्याल से याद रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सावन अमावस्या के दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो डेरी गड़ाई है, डेरा 12-13 डेरा ऐसे करना, 12-13 डेरा, तो ये जो है 12वें और 13वें दिन, 43वें या 44वें दिन से ये चालू होता है भादो शुक्ल पक्ष के। आषाढ़ सावन भादो, सावन महीने से स्टार्ट हुआ, आषाढ़ सावन भादो, सावन के बाद कौन सा लगेगा? भादो। तो पहले दिन से पाठ यात्रा कार्यक्रम चालू होता है, उसके बाद 43वें 44वें दिन में कौन सा कार्यक्रम? डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई को कैसे याद रखना? भादो शुक्ल पक्ष के 12वें और 13वें दिन। यहाँ तो ऐसे ऐड करते चलो, लेकिन ऐड करने वाला काम नहीं, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो 12-13 डेरा ऐसे याद कर लेना, 12-13 डेरा। तो 12वें या 13वें दिन कौन सा? शुक्ल पक्ष का। कौन से महीने का? भादो महीने का। इस दिन क्या मनाते? डेरी गड़ाई। काछिन गादी, देखो क से काछिन गादी और क से कुंवार याद रखना। क से काछिन गादी और क से क्या याद रखोगे? कुंवार। क से काछिन गादी, क से कुंवार। तो काछिन गादी कब मनाया जाता है ऐसा पूछा जाए तो कुंवार अमावस्या के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। रैला पूजा भी उसी दिन है, कुंवार अमावस्या। तो ये पहला, और ये 43वें 44वें दिन में क्या होता है? डेरी गड़ाई। फिर काछिन गादी का जो कार्यक्रम है वो 62वें दिन होता है, 1 से लेकर 75 दिन तक चलता है ना, तो 62वां दिन काछिन गादी। उसी दिन रैला पूजा भी किया जाता है, रैला पूजा, और रैला जो राजकुमारी थी उसका श्राद्ध कर्म। ठीक, तो 62वां दिन, इसको भी याद रखोगे तो कैसे? कुंवार अमावस्या, क्योंकि काछिन गादी के दिन ही तो रैला पूजा किया जा रहा है। तो का से काछिन गादी, का से कुंवार अमावस्या, याद रहेगा। उसके बाद कलश स्थापना या जोगी बिठाई। तो मैंने बताया कलश स्थापना करते हैं ना, उसके साथ ही जोगी बिठाई भी कार्यक्रम होता है, मतलब जोगी को बिठाना जोगी बिठाई है। तो कलश स्थापना सभी जान रहे हो कब करते हैं? नवरात्रि के टाइम करते हैं। और नवरात्रि कब पड़ता है ये पहले लेक्चर में बताया, कुंवार शुक्ल पक्षमी प्रथम दिन। तो जो कलश स्थापना होगा वो भी किस दिन होगा? कुंवार
शुक्ल पक्षमी प्रथम दिन, ठीक है। तो क्वार शुक्ल पक्षमी के प्रथम दिन कौन सा कार्यक्रम, कलश स्थापना या जोगी बिठाई वाला। उसी दिन जोगी बिठाई का भी हो रहा है, तो जोगी बिठाई का डेट भी आपको याद रहेगा, और ये 63वें दिन में होता है। अमावस्या, क्वार अमावस्या के जस्ट अगले दिन शुक्ल पक्ष लग जाएगा। शुक्ल पक्ष का प्रथमा दिन क्या हो रहा है, कलश स्थापना भी जोगी बिठाई। रथ परिक्रमा 64 से 69वें दिन तक, मतलब क्वार शुक्ल पक्ष के दूसरे से 7वें दिन तक, ये प्रथमा दिन तो बैठ गए, रथ परिक्रमा कराई जाती है। क्या बोल रहा हूँ, रथ परिक्रमा होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, रथ परिक्रमा। तो रथ परिक्रमा 64 से 69वें दिन में चलता है, क्वार शुक्ल पक्ष के दूसरे से 7वें दिन। अगर डायरेक्ट पूछा जाए रथ परिक्रमा तो कैसे याद रखना, रथ परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा मतलब ऐसे फेरे ले रहे हैं, फेरे मतलब कितने फेरे लेते हो, टोटल 7 फेरे, तो ऐसे याद रखना दूसरे से 7वें दिन तक का फेरा, तो ऐसे परिक्रमा आप रिलेट कर पाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो। क्लियर, ध्यान रहेगा। तो इसमें 3 ही महीने इन्वॉल्व होते हैं, सावन, भादो और क्वार। तो सावन से स्टार्ट किए थे, उसके बाद भादो में तो एक ही डेरी गड़ाई वाला कार्यक्रम आया, उसके बाद क्वार अमावस्या वाला है। क्लियर, ध्यान रहेगा। पाठ यात्रा कार्यक्रम कौन से दिन, सावन अमावस्या। डेरी गड़ाई कौन से दिन, भादो शुक्ल के 12वें 13वें दिन में, ठीक है। डेरा 12 13 डेरा ऐसे याद रख लेना। फिर काचिन गादी का से, काचिन गादी का से क्वार अमावस्या, काचिन गादी। फिर रेला पूजा भी उसी दिन मिलेगा, पीढ़ी के आर के आर। फिर कलश स्थापना क्वार शुक्ल पक्ष का प्रथमा दिन, मतलब जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट होता है उस दिन यहाँ पे भी कलश स्थापना किया जाता है, और उसी दिन जोगी बिठाई का भी कार्यक्रम होता है। रथ परिक्रमा दूसरे से 7वें दिन, कौन से पक्ष का, शुक्ल पक्ष का। कौन से महीने का, क्वार महीने का, ठीक है। क्वार महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे से 7वें दिन ये कार्यक्रम चलता है। फिर मावली माता का आगमन, मावली का माता का आगमन, और उसी दिन निशा यात्रा कार्यक्रम भी होता है। मावली माता का आगमन, ये क्या है, मावली माता का आगमन। तो मावली माता का आगमन याद रखना, अ से आगमन, अ से अष्टमी, अ से आगमन, अ से अष्टमी। आगमन होता है, फिर उसका परघाव होता है, परघाव मतलब स्वागत। बारात पर घाना सुने, बारात पर घाना मतलब क्या, बारात का स्वागत करना। तो एक मावली माता का आगमन है और मावली माता का परघाव है। तो अ से आगमन, अ से अष्टमी याद रखिएगा, अ से आगमन और अ से अष्टमी। तो मावली माता का आगमन या निशा यात्रा कार्यक्रम, निशा यात्रा कार्यक्रम उसी दिन रात में संपन्न होता है। ये दो तीन प्रोसेस है इसमें मावली माता के आगमन वाले दिन। एक तो बेल पूजा करते हैं, बेल पेड़ की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है राजा और अन्य निवासियों के द्वारा कि बेल पूजा में उनके आराध्य देवी का निवास स्थान होता है, इसलिए बेल पूजा किया जाता है। फिर काचिन जो माता, सॉरी मावली माता है, उनका आगमन किया जाता है, और लास्ट में रात में निशा यात्रा कार्यक्रम होता है। निशा का मतलब ही रात है, ठीक है। निशा यात्रा कार्यक्रम, रात में निशा यात्रा कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, और इस दिन 13 बकरियों की बलि दी जाती है, ठीक। फिर मावली परघाव होता है, जस्ट अगले दिन मावली परघाव, तो याद रहेगा नवमी के दिन मावली परघाव, आगमन 8वें दिन, परघाव 9वें दिन, जस्ट अगले दिन उनका स्वागत किया जाता है। फिर आता है भीतर रैनी, भीतर रैनी और बाहर रैनी। तो पीढ़ी के आर तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद एम बी एम ओ वाला देखे थे, तो एम 2 बार है, बी 2 बार है, फिर एम और ओ। तो ये एम से मावली माता का आगमन और एम से मावली माता का परघाव, ये दोनों याद रहेगा। आगमन आना और परघाव मतलब उनका स्वागत करना। तो मावली माता का आगमन और मावली माता का परघाव, एम। फिर बी से भीतर रहनी, बी से बाहर रहनी, भीतर रहनी बाहर रहनी। भीतर रहनी बाहर रहनी क्या है, तो भीतर रहनी देखो, जो माता होती है ना, दंतेश्वरी माता और मावली माता, तो उनके छत्र को निकाला आता है, पालकी में छत्र उनका निकाला आता है, और ऐसा बोला था कि वो और बाकी जो देवी देवता हैं उनसे इन लोगों का मुलाकात चलता है, मेल मिलाप चलता है, वही भीतर रहनी का कार्यक्रम है। तो भीतर रहनी बाहर रहनी, तो ये बी से याद रह जाएगा, भीतर रहनी बाहर रहनी। फिर ये एम से है मुड़िया दरबार, एम से क्या, मुड़िया दरबार। अब ये मुड़िया दरबार क्या चीज़ है, 1876 में जो जनजाति वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, जनजाति विद्रोह, या भी मीडियल हिस्ट्री में पढ़ोगे भी, तो जनजाति विद्रोह में 1876 में एक विद्रोह हुआ था, मुड़िया रिवॉल्ट, याद आ रहा है, हाँ मुड़िया रिवॉल्ट 1876 में, मुड़िया दरबार। तो मुड़िया एक्चुअल में एक जनजाति का नाम भी है, मुड़िया हो गया, माड़िया हो गया, अबुज माड़िया हो गया, डंडामी माड़िया हो गया, पहाड़ी, तो ये सब अलग अलग जनजातियों का नाम है। लेकिन उस टाइम में मुड़िया और मुरिया ये सभी जनजातियों को बुलाता था, आसपास की जितनी भी जनजाति थी उनको क्या बुलाता था, मुरिया, मुरिया नाम था। मुरिया मतलब एक जनजाति, मुरिया को नहीं बोल रहे हैं, पूरे सभी जनजातियों का नाम था क्या, मुरिया। तो वो जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, और आसपास की जनता विद्रोह कर रही है, आदिवासी लोग विद्रोह कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनके बीच परेशानी होगी, कुछ तकलीफ होगा, तो उनके तकलीफ को, उनकी बातों को सुनने के लिए अंग्रेजों ने एक मुरिया दरबार का आयोजन किया था, जिसमें वो सभी आदिवासियों को बुलाए, आदिवासी नेता को बुलाया और पूछे कि भैया प्रॉब्लम क्या है, क्यों रिवॉल्ट कर रहे हो, तो जो प्रॉब्लम होगा बताओ, हम सॉल्व कर देंगे। तो पहली बार जब मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था वो कब, 1876 में। पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन कब, 1876 में, जब मुरिया रिवॉल्ट हुआ था।
ठीक, क्लियर। तो अभी भी ये बस्तर दशहरा में ये कार्यक्रम शामिल हो गया, मुरिया दरबार का आयोजन किया जाना, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। उस टाइम अंग्रेज किए थे, फिर बाद में राजा करने लगे मुरिया दरबार का आयोजन, जिसमें सभी आदिवासी के जो प्रमुख नेता रहते हैं, अब सभी को तो बुला नहीं सकते, दरबार बैठ रहता तो जो भी आदिवासी नेता है या उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको बुलाया जाता है और उनकी परेशानियों का समाधान किया जाता है। अभी स्वरूप बदल गया है, अभी उसमें कभी सीएम एंट्री मार देंगे, कलेक्टर मौजूद रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर मौजूद रहेंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, बस्तर के जो राजा हैं वो भी मौजूद रहते हैं मुरिया दरबार में। थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, लेकिन वही परेशानी सुनने का काम करते हैं और आदिवासियों की भलाई के लिए और किस प्रकार से योजनाएं लाई जा सकती है, किस प्रकार से उनकी परेशानियों का समाधान किया जा सकता है, इस पर चर्चा होता है। कहाँ? मुरिया दरबार में। फिर लास्ट जो ओहाड़ी है, ओहाड़ी का ही नाम भी मिलेगा, MBMO, ओ से ओहाड़ी, ओहाड़ी का ही आपका एक और नाम है गंगा मुड़ा, ठीक है, गंगा मुड़ा, ओहाड़ी, अलग अलग नाम मिलेंगे, सभी का मतलब एक ही है, एक ही त्यौहार है, ओहाड़ी या गंगा मुड़ा। ये क्या है? तो जो माता का आगमन ये सब निकाला जा रहा है ना, माता का स्वागत किया जा रहा है, इनको विदा देने का काम, और ये जो कार्यक्रम है क्या कहलाता है? ओहाड़ी, गंगा मुड़ा यात्रा, ये सब नाम है इसका अलग। ठीक, क्लियर। तो ये ध्यान रहेगा। सर अब इसके डेट को कैसे याद रखेंगे? शुरुआत फोकस तो ये चार्ट पे करना, पहला प्राथमिकता तो ये चार्ट याद होना चाहिए, उसके बाद उसके अंतर्गत डीप में पॉइंट देखेंगे। तो PDK RKR ये देखे थे, PDK RKR, ये 6 कार्यक्रम इधर लिखे, और इधर जो था कौन सा था? MBMO। ये शुरुआत में निमोनिक कोड आसान बना देता है आपको कोई चीज़ों को याद रखने में, उसके बाद ना एक क्रम ऑटोमेटिक याद रह जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये निमोनिक कोड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बचपन में विप ग्योर सुने हो, 7 कलर जो इंद्रधनुष का रहता है, वो आज तक आपको याद क्यों है और क्रमानुसार याद क्यों है? क्योंकि वो निमोनिक कोड के रूप में बनाया गया था। कैसे निमोनिक कोड निकाल लोगे ना, निमोनिक कोड बनाओगे और उसको एक मीनिंगफुल वर्ड दोगे या मीनिंगफुल सेंटेंस में उसको तब्दील करोगे तो हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है, तकलीफ नहीं देगा। तो विप ग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे याद है नहीं? तो वैसे ही इसको भी याद कर लेना, पूरा लाइन से याद करने से बजाय ऐसा कुछ। ठीक, तो MBMO, तो इधर का आप याद कर सकते हो, ये लाइन से चलता है 75, 74, 73, 72, 71, 70, ऐसे दिन में लाइन से 75 दिन तक तो दशहरे का कार्यक्रम चलता है कि नहीं चलता? चलता है ना, 75 दिन का कार्यक्रम। तो पहले दिन से तो ये चालू हो रहा है, फिर 42वें या 43वें दिन ये चालू होता है, फिर लाइन से हम लोग देखे 62, 63, 64 ये सब देखे। ये जो है 70, 71, 72, 73, 74, 75, तो इधर का लास्ट का जो 6 कार्यक्रम है वो आपको लाइन से याद हो जाएंगे। 70 से 75, 70 से 75 कितने दिन? 5, 6 दिन। 71 से 75 5 दिन होगा, 70 से 75 तो 6 दिन होगा ना, 70 को भी काउंट करोगे क्या? तो ये 6 दिन कहाँ से चालू होता है? देखो MBMO बताया, MBMO मावली माता का आगमन, मावली माता का प्रभाव, बी से भीतर रहनी, बी से बाहर रहनी, फिर M से मुरिया दरबार और O से ओहाड़ी या गंगा मुड़ा यात्रा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी दिन चलेगा? 70, 71, 72, 73, 74, 75। ये लाइन से अगर आप याद रख लोगे ना तो बस्तर दशहरा पूरा माइंड में आपके बस जाएगा। और ज़्यादा बस आना है तो बस्तर चल देना, जब दशहरे का आयोजन होगा ना तो 1 हफ्ते का बस्तर टूर कर लेना। ठीक है, क्लियर, तो ध्यान रहेगा। तो ये 70, 71, 72, 73, 74, 75 ये बस याद रखने का जरूरत है। पहले दिन तो पाठ यात्रा वाला कार्यक्रम ये आपको याद होगा ही, फिर 42वें 43वें दिन तक, सॉरी 42 43 बोल रहा हूँ, 43वें और 44वें दिन डेरी गड़ाई चलता है, फिर 62 62 63 64 से लेकर 69 है, और ये 70 वाला तो हम लोग देखे ही हैं। तो पाठ यात्रा का कार्यक्रम पहले दिन, डेरी गड़ाई का 43वें 44वें दिन, काचिन गादी का 62, रहला पूजा भी उसी दिन होता है, काचिन गादी 62, उसके बाद कलश स्थापना जोगी बिठाई 63, रथ परिक्रमा 64 से 69। सर क्या एग्जाम में ये वाले डेट पूछेंगे? नहीं। तो सर क्यों पढ़ रहे हैं? आपके माइंड में क्लैरिटी रह करके 1 से लेकर 75 दिन का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके माइंड मैप पे बनना चाहिए वो एक से लाइन से। जो एग्जाम में पूछता है वो इधर का पूछता है क्वेश्चन। ठीक, ये क्रमानुसार याद रखने के लिए बताया गया। देखो 70, 71, 72, 73, 74, 75 तक लाइन से जा रहा है। अब अगर लाइन से डेट पूछा जाए तो काचिन गादी वाला कार्यक्रम याद करो। क से काचिन गादी, क से क्वारमस्य, काचिन गादी के दिन ही, काचिन गादी के दिन ही रैला पूजा का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो अगर रैला पूजा भी पूछा जाए कौन से दिन तो क्या बताओगे? क्वारमस्य। ठीक, कलश स्थापना या जोगी बिठाई, तो कलश स्थापना नॉर्मली कौन से दिन में करते हैं? क्वार के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, उसी दिन से तो नवरात्रि चालू होता है, आप लोग भी उपवास रहते होगे। ठीक, तो पहले दिन प्रथमा दिन शुक्ल पक्ष के, कौन सा महीना? क्वार महीना, इस दिन
कलश स्थापना या जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है, याद रहेगा। मावली माता का आगमन और मावली माता का परगाव, तो आ से आगमन, आ से 8 याद रह जाएगा। तो अष्टमी के दिन, कौन सा अष्टमी? शुक्ल पक्ष का अष्टमी, कौन से महीने का? क्वार महीने का। तो सावन, भादो और क्वार, ये 3 महीने में चलता है। 2.5 महीने का कार्यक्रम है, 75 दिन मतलब 2.5 महीना। तो सावन अमावस्या, तो 15 दिन तो निकल गया ना, नहीं निकला? पहला दूसरा करके अमावस्या 15 दिन, कृष्ण पक्ष तो निकल गया। तो सावन अमावस्या से स्टार्ट कर रहे हैं, 75 दिन तक चलेगा, लगभग 2.5 महीने का कार्यक्रम है। तो उसमें क्या शामिल हो जाता है? सावन, भादो और क्वार। भादो वाला एक कार्यक्रम है, 12, 13 डेरा, ऐसे याद कैसे, डेरी गड़ाई वाला। भादो 12वां या 13वां दिन पड़ता है शुक्ल पक्ष का, उस दिन डेरी गड़ाई का कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। सावन अमावस्या के दिन कौन सा? पाठ यात्रा। तो मावली माता का आगमन 8वें दिन और परघाव 9वें दिन। अभी जो भीतर रहनी और बाहर रहनी है, इसका भी आपको डायरेक्टली डेट याद रखना है। अभी हाल फिलहाल के पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जिस दिन यहाँ दशहरा मनाते हैं उस दिन बस्तर दशहरा का कौन सा कार्यक्रम होता है? जिस दिन यहाँ आप लोग दशहरा मना रहे हो ना, तो बस्तर दशहरा में कौन सा कार्यक्रम होता है? तो बस्तर दशहरा याद करो, हम दशहरा मनाते हैं तो 10वीं के दिन मनाते हैं, 9 दिन नवरात्रि चलता है, फिर 10वें दिन रावण मारने जाते हो। तो कौन से दिन होता है? 10वें दिन होता है, क्वार शुक्ल पक्ष के 10वें दिन। तो ये 10वें दिन ही वहाँ कार्यक्रम कौन सा चलता है? भीतर रहनी। इसको मैं ऐसे याद कर लिया, पहले तो याद नहीं किया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उसके बाद उसको डीप में पढ़ना चालू किया, उस टाइम नहीं बना। अब बनेगा करके मैं पढ़ के रखा हूँ, तब आता नहीं है पूछ नहीं रहे, लेकिन जब पूछेगा तो बनेगा। तो दशहरे के दिन हम लोग बाहर जा रहे हैं, उन लोग भीतर जा रहे हैं, ऐसे याद करें ना। दशहरे के दिन आप बाहर देखने जाते हो, ठीक है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, इन लोग भीतर जा रहे हैं। तो जिस दिन ये दशहरा मनाते हैं उस दिन कौन सा कार्यक्रम पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? भीतर रहनी, ठीक है। फिर बाहर रहनी एकादशी के जस्ट भीतर रहने के बाद बाहर रहनी है, तो क्वार शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन बाहर रहने का कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर डायरेक्टली याद करना हो तो मैं ऐसे याद कर लिया हूँ, बाहर निकलोगे तो एक से एक माहौल रहता है, तो एक से एक माहौल से याद रखना, एकादशी वो वाला माहौल नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। फिर मुड़िया दरबार, दरबार जो है 12वें दिन चलता है। 12वां दिन मतलब जैसे 11वां तो 11वां ना बोल के उसको एकादशी बुलाता है, 12वां को 12वां ना बोल के द्वादशी बुलाता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या फिर पूर्णिमा, तो ये कार्यक्रम बोला जाता है नाम में, ठीक है। चलो, हाँ हाँ बोलो, ले रहा हूँ 1 घंटा 11 बजे हो जाएगा, देखता हूँ जितना बजे हो सके, ठीक। मुरिया दरबार डायरेक्टली अगर डेट पूछा जाए, याद करते चलो बेटा, मैं बता रहा हूँ तो इधर ध्यान दिया करो, ठीक है। आप लोग ध्यान देते नहीं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, बाहर देख रहा है, कोई आजू बाजू से बात कर रहा है, कोई सामने ना देख के आजू बाजू देख रहा है, तो ऐसा मत देख, ठीक है, ध्यान दो। नहीं तो फिर बिना रिलेट करे बताऊंगा डायरेक्टली, मेरे को याद है, याद आप लोगों को करना है, ठीक। ऐसे स्किप कर दूंगा फिर आपको समझ नहीं आएगा, नहीं तो किताब और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो ध्यान देते चलो। मुरिया दरबार, दरबार 12 से याद करना, दरबार में 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, दरबार 12, तो ये 12वें दिन चलता है। 12वें दिन मतलब कौन सा? द्वादशी, कौन सा द्वादशी? कृष्ण पक्ष के, कृष्ण बोलता हूँ, क्वार महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी दिन। उसके बाद ओहाड़ी सबसे लास्ट दिन होता है, क्वार शुक्ल पक्ष का 13वां दिन, त्रयोदशी, ओहाड़ी गंगामुड़ा यात्रा, ठीक। ये कार्यक्रम लाइन से याद रहेगा, ठीक है। अब जिनसे पूछूं वो बताएंगे। हाँ, वही मैंने बताया कि किताब में आपका पहला कार्यक्रम क्या दिया, काछिन गादे से शुरुआत होता है, ठीक है, पहला रस्म लिख दिए, लेकिन उसके पहले और पूजा विधि विधान किया जाता है। सबसे पहला वाला क्या था? पाठ यात्रा कार्यक्रम। वो पाठ यात्रा इसीलिए किया जाता है कि आगे का जो बस्तर दशहरा है उसका जो संपन्न होगा वो कैसे हो? निर्विघ्न रूप से हो, ठीक है, तो वो कार्यक्रम भी लिया जाता है। मैंने बोला एग्जाम में वो पूछ दिया था और 4 ऑप्शन में और कुछ ऑप्शन नहीं दिया था, तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर लिया ना उसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो कार्यक्रम है ये टोटल कार्यक्रम है। मैडम का कहना ये है कि शुरुआत में ऊपर जो पहला कार्यक्रम लिखे थे वो पहला कार्यक्रम क्या आंसर लिए? नहीं नहीं, उसमें आंसर क्या लिया? काछिन गादी लिया है। और अंतिम जो कार्यक्रम है ये ओहाड़ी ना लेकर मुरिया दरबार का है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से था, ठीक। एक्चुअल में जो कार्यक्रम है स्टार्ट कहाँ से होता है? पाठ यात्रा से। अब 4 कार्यक्रम दिए रहे और इसमें पाठ यात्रा का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो आप मारने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। पाठ यात्रा भी दे रहे और काछिन गादी दिए रहे तो आप पाठ यात्रा मारोगे। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है, क्लियर।
ठीक, तो मुड़िया दरबार और ओहाड़ी, ओहाड़ी को और किस नाम से जाना था, गंगा मुड़ा जात्रा भी बोला जाता है उसके नाम में। ठीक, और किसी कोई डाउट नहीं? चलिए जिनसे पूछो वो बताएंगे। बताइए दुर्गा मैडम, ओहाड़ी कौन से दिन, कौन से पक्ष, तिथि सब बताओ। त्रयोदशी, ठीक है। मावली माता का आगमन, निधि मैडम? ठीक, ओके। डेरी गड़ाई इधर, रिद्धि मैडम? डेरी गड़ाई इधर, भोपाली? पक्का? ठीक है, सही बोल रही मैडम। सावन अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार, कौन सा पर्व? हरेली? अरे भैया अमित बस्ता तो सर पढ़ा रहा हूँ ना। कौन सा कार्यक्रम रुचि मैडम? पाठ यात्रा, ठीक है। चलिए, इधर मुड़िया दरबार का आयोजन किस दिन किया जाता है, यामिनी? द्वादशी, 12वां दिन, दरबार 12 से करके याद किए। ठीक, क्लियर। कितने दिन चलता है पायल बस्ता दशहरा? 75 दिन, ठीक। चलो, उम्मीद करता हूँ याद है। तो इस चार्ट को एक बार याद रखना ना, माइंड मैप क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, पाठ यात्रा से स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा डीप में देख लेंगे, जितने पॉइंट्स हैं मैं रिलेट करा के याद करा रहा हूँ, उसको याद करके हुए चलना। ठीक, एग्जाम निकालने का एक ही फंडा, जो बाकी लोगों को मालूम है वो आपको भी मालूम रहना चाहिए, और जो दूसरों को नहीं मालूम वो भी आपको मालूम रहना चाहिए। कुल मिला के सब मालूम रहना चाहिए, ठीक है? तभी तो आगे बढ़ोगे ना, नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? इसमें आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, इसमें आपको दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना है। ठीक, कंपटीशन का मतलब ही है ना दूसरे से compete करोगे। तो यहाँ से डीप पूछा जा रहा है करके इसको मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है। नहीं तो जो सबसे पहला बैच था, जो गीता भाभी लोग पढ़े हुए हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़े थे कि बस्ता दशहरा 75 दिन तक चलता है, बस इतना ही कहानी। ना पहला ना आखिरी, तो ना मैं पढ़ा था ना पढ़ाया था। अभी देखिए कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो पढ़ा रहा हूँ। पाठ यात्रा में देखो तिथि कौन सा, सावन अमावस्या। इसमें लकड़ी लेके आते हैं जिसका नाम है ठुरलू कोटला लकड़ी। ये ठुरलू कोटला लकड़ी नाम दिया गया है, वो पहले लकड़ी को, जो पहले लकड़ी काटा जाता है ना, उसका नाम है ठुरलू कोटला लकड़ी। कौन से पेड़ का, सरगी या साल। सरगी बोले साल बोले एक ही मतलब है, ठीक है? सरगी या साल या सरई, ठीक। कौन से गांव से लेके आते हैं, बिलोरी ग्राम से। सर ये याद रखना जरूरी है, कौन से गांव से लेके आ रहे, कहीं से भी लेके आए नहीं, जरूरी है याद करना, बिलोरी ग्राम से। जो आगे भी देखोगे, कोई रथ निर्माण करने वाले अलग है, रथ सजाने वाले अलग हैं, सब अलग अलग गांव से आ रहे हैं, अलग अलग कारीगर हैं। और यहाँ तक कि जो जनजाति है उसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कि बना कौन रहा है, सजा कौन रहा है, खींच कौन रहा है, छुपा कौन रहा है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो लिखा हूँ मतलब याद करना पड़ेगा। कौन से गांव से, बिलोरी। तो ऐसे किसी चीज़ को मंगाना होता है, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो बेलारे वाला, ऐसा बोलेंगे ना, तो बेलारे से बिलोरी, ठीक। अब इसमें बलि दी जाती है किसकी, मछली और बकरा की। ठीक सर, याद रखना है क्या, कर लेना। आजकल ट्रेंड है कि कौन सा प्रसाद बट रहा है, कितने बकरों को बलि दी जाती है, तो उससे अच्छा है याद रख लेना। तो इसमें मछली और बकरे की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। डेरी गड़ाई, इसी को स्तंभारोपण भी बोलते हैं, स्तंभारोपण बोल दिया, डेरी गड़ाई बोल दिए, कंफ्यूज मत होना। तो जैसे शादी होता है तो मड़वा गड़ता है, मड़वा, तो मड़वा मंडप गाड़ रहे हो, किस लिए गाड़ रहे हो, ताकि शादी जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। शादी के बाद हो चलेगा, शादी होते तक ना हो, इसलिए क्या वहाँ पे गड़ा रहे नहीं। तो वैसे ये भी है कौन सा, डेरी गड़ाई या स्तंभारोपण। तो इसमें क्या, ये भी साल बीच का ही टहनी रहता है, एक ऐसे पतला सा लट्ठा ला के उसमें गाड़ देते हैं, गड्ढा करते हैं, उसमें बलि स्वरूप किसको, मोंगरी मछली या मांगुर मछली बोला जाता है, मोंगरी मछली और अंडा फूल लाई सब उसमें डालते हैं, और उसी के ऊपर ये लकड़ी को गड़ाते हैं, ठीक है? उसी का नाम क्या है, डेरी गड़ाई या स्तंभारोपण। तिथि अगर पूछा जाए तो क्या तिथि बताओगे, भादो शुक्ल पक्ष का 12वां या 13वां दिन, मतलब द्वादशी या त्रयोदशी। तो सिरहासार में गाड़ कर पूजा करते हैं, सिरहासार। अब ये सिरहासार क्या है, तो सिरहासार जो है, सिरहासार ये पुजारियों के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं, पुजारियों के रहने का स्थान को क्या बोला जाता है, सिरहासार, ठीक है? पुजारियों के रहने का स्थान को क्या बोला जाता है, सिरहासार, याद रखना। ठीक, ये सिरहासार भवन का निर्माण अगर किसने कराया है पूछा जाए तो याद रखना, रुद्र प्रताप देव ने। अभी जब राजा लाइन से पढ़ोगे, काकतीय वंश के राजा पढ़ोगे, तो उसमें रुद्र प्रताप देव का नाम आएगा।
तो बस्तर के राजा थे रुद्र प्रताप देव, उन्होंने सिरसा भवन का निर्माण कराया था। डेयरी गढ़ाई स्थापना से पहले गड्ढे में मोंगरी मछली, अंडा, फूल, लाई को गाड़ा जाता है। डेयरी गढ़ाई के साथ ही रथ बनाने वाले जो कारीगर हैं गांव में आना शुरू कर देते हैं। सर कौन सा रथ बनाने वाला? तो मैंने पुरुषोत्तम देव की कहानी बताई। जो पुरुषोत्तम देव जब रथ लेके आए तो उसको गोंचा पर्व के रूप में त्यौहार मनाया तो जाता ही है, रथ यात्रा। साथ ही साथ मैंने बोला उसको बस्तर दशहरा में भी शामिल कर दिया गया। और बस्तर दशहरा में 2 टाइप के आपको रथ देखने को मिलेंगे, एक 4 पहिए वाला, एक 8 पहिए वाला। 4 पहिए वाला कौन सा रथ? फूल रथ। 8 पहिए वाला कौन सा रथ? ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब ये पूछा था कि रथ का निर्माण करने वाली जो जनजाति है कौन सी जनजाति है? तो रथ निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है? सांवरा। ठीक है, अब जो निर्माण करेगा वही सजाएगा भी, तो निर्माण करने के वाली जनजाति कौन? सांवरा। सजाने वाली जनजाति कौन? गलत, भतरा। ठीक है, निर्माण करने वाली जनजाति अलग है, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो रथ निर्माण करने वाली जनजाति कौन है? सांवरा। और सजाने वाली जनजाति कौन है? भतरा। अब देखो सजना संवरना एक साथ होता है ना, सजना संवरना बोलते नहीं, सज संवर क्या है वैसा। तो सजना संवरना तो सजाने वाले सांवरा नहीं है, नहीं समझे क्या बोला? ऐसे क्रॉस कनेक्शन है। ठीक है, सजाने वाले संवरा नहीं है, सजना संवरना। तो कौन है? निर्माण करने वाले संवरा है, और सजाने वाले कौन है? भतरा है। फिर खींचने वाले अलग हैं, वो जो रथ बनता है ना उसका देखने से रस्सी पकड़ के उसको खींचा जाता है। हाँ, सांवरा सांवरा एक ही है मैडम, भावनाओं पे ध्यान देना। संवरा है, सांवरा या सौरा बोल दिया जाता है, एक ही है। ठीक है, संवरा, सौरा, सौरा। सारे फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में इसका मैप जो है क्लियर हो जाए। ये जो है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है। ये दिखा फोटो, इसमें खींच रहे नहीं, तो ये रस्सी खींचते हैं। अब ये कितना पहिया गिन लो, वही रथ होगा। 1 2 4 पहिया दिख रहा है ना, तो ये 4 पहिया वाला फुल रथ है, 8 पहिया वाला विजय रथ। तो ये रस्सी खींचने वाले काम तो ये स्पेसिफिक जनजाति जो रहते हैं वही खींचते हैं, उन्हीं को ही मौका दिया जा रहा है, मैं शुरुआत किया जा रहा है। ये जो झूला बना है ये देखो, ये दिख रहा है, ये कोई गद्देदार सोफा नहीं है, ये बेल का कांटा है, इस पे उड़ाया जाता है। तो ये जो माता है कौन सी कपड़ा पहनती है पूछता जाता है, वो भी याद रखना, काला कपड़ा। ठीक, तो ये काला कपड़ा है, और इसमें राजा कहीं नहीं दिख रहे हैं, इस फोटो में राजा नहीं दिख रहे। राजा यहाँ आते हैं, जो बस्तर के राजा हैं अभी वर्तमान में कमलचंद भंसदेव हैं, तो वो आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये फूल फेंक कैसे देती है उनको, अगर फूल फेंक के दी मतलब कि अब ये आगे आशीर्वाद है मेरा, अब आगे बस्तर दशहरा है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। तो बस्तर के राजा आते हैं, इनसे क्या करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, इनसे परमिशन मांगते हैं। ठीक, कौन सा कपड़ा पहने हुए दिख रहे हैं? काला कपड़ा। ये अनुराधा है, वो चेंज हो जाएगी, अब दूसरी आएगी। ठीक, ये तो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है, 2 जगह दंतेश्वरी मंदिर है, ये दंतेवाड़ा वाला है। ठीक, और एक बस्तर में जगदलपुर है, वो अलग है। ये देखो ये सब खींचने का काम कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? ठीक, याद रहेगा। और कोई फोटो देखना है? तो रथ निर्माण करने वाली कौन सी जनजाति पूछा है तो क्या बताओगे? सांवरा। और सजाने वाली? बतरा। तो उसमें जितने भी रथ यूज हो रहे हैं ना, सबको बनाने का काम कौन करेगा? सांवरा। और सजाने का काम कौन करेगा? भतरा। जो रथ खींचते हैं वो कौन सी जनजाति? मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग। कौन कौन से? मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग खींचते हैं। रथ बनाने वाले बढ़ई और लोहार, इसको भी याद रखने वाले। फिर रस्सी बनाने वाले, सब याद रख लेना, पूछ दिया जाता है इसलिए याद करा रहा हूँ, एकदम शौक नहीं है मेरे को डीप डीप जाने का, पूछा जाता है इसलिए बताना पड़ता है। तो रथ बनाने वाले जो बढ़ई हैं वो झार उमर गांव से आते हैं। कहाँ? झार उमर गांव से। तो झाड़ जो होता है बड़ा बड़ा होता है, जंगल झाड़ी ऐसे झाड़ बड़ा बड़ा, तो बड़ा बड़ा से बढ़ई याद कर लेना। बढ़ई लकड़ी वाले काम करते हुए बढ़ई बोलते नहीं, तो बड़ा बड़ा झाड़ से आगना झार उमर गांव बढ़ई। और लोहार
जो आते हैं वो कौन से गांव से आएंगे? बेड़ा उमर गांव। और रथ खींचने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है वो कौन से गांव से यूज होता है? कौन कौन के निवासियों द्वारा बनाया जाता है अगर पूछा है तो करंजी, सोनाबाल, केशपाल। इसको कैसे याद कर लिया? देखो जैसे रथ खींच रहे हैं वैसे बाल खींच रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो बाल खींच खींच के मारे होगे, तो बाल खींचने से रथ खींचना याद करना। तो रथ खींचना और बाल खींचना, बाल मतलब केश खींचना, सोनाबाल में ऐसी बाल आ जा रहा है, बाल, बाल मतलब केश खींचोगे, ठीक। और क से केश, क से करंजी, ऐसे याद कर लेना। तो रस्सी खींचने वाला काम जो होता है उसको बनाने का कार्य कौन से गांव के निवासियों को दिया जाता है? करंजी, सोनाबाल और केशपाल। इतना क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? होना भी नहीं चाहिए, ठीक। काछिन गादी, काछिन गादी या रण देवी, काछिन मतलब मैंने बताया माता को बोला जाता है, काछिन माता है, और ये गादी जो है गद्दी। अब इसके पीछे भी कहानी है, सब अलग अलग माता, एक ही प्रकार की माता लेकिन अलग अलग स्वरूप रहते हैं, नहीं दुर्गा काली सब अलग अलग माता है। वैसे ही जगदलपुर जो नाम पड़ा वो पहले जगदलपुर ना होकर जगदूगोड़ा था। तो जगदूगोड़ा जो है वो कहाँ से है? तो एक कबीला था जिसका हेड के नाम क्या था? जगदू, जगतू या जगदू। तो वो जो जगतू जहाँ पे रहता था उसको जगदूगोड़ा बोला जाता था, बाद में वो जगदूगोड़ा से जगदलपुर हो गया, ठीक। तो बस्तर के जो राजा थे उस टाइम दलपत देव, दलपत सागर भी है, दलपत सागर झील वहीं बस्तर में है, जगदलपुर में दंतेश्वरी माता का मंदिर है, वहीं पे एक बोर्ड लगा है वहाँ दलपत सागर झील जाने का, तो वो अपने नाम से बनाए थे। तो जो दलपत देव थे उन्होंने जगतू का हेल्प किया था, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे जगदू रहता था वहाँ पे ज़्यादा आदिवासी निवास नहीं करते थे, सिर्फ उसी कबीले के लोग रहते थे। तो उस जगतू ने दलपत देव को रिक्वेस्ट किया और बुलाया अपने यहाँ, बोला कि भैया यहाँ या तो आप अपने कुछ लोग भेज दीजिए यहाँ पे निवास करें। राजा ने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि यहाँ जंगली जानवर जानवर जो है उसका आवागमन ज़्यादा है, तो अगर निवास स्थान बढ़ जाएगा, निवासी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो शायद जंगली जानवर ना आए और हमारे कबीले को नुकसान ना पहुँचाए। तो दलपत देव ने बोला जाता है कि जगतू की सहायता की थी। तो जगतू एकदम परम भक्त था, किसका? दलपत देव का। और जो जगतू के जितने भी लोग थे उस कबीले के वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे, मतलब अच्छे योद्धा थे, ऐसा बोला जाता है। तो एक बार दलपत देव ने पूछा, ये सब दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं मतलब मुंह से बोला गया है, जो कथा बस एक के बाद एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, क्या सच्चाई है कौन सी सच्चाई है नहीं मालूम, बस सुना सुनाई है बात, ऐसे, ठीक। कहीं पे से लिखा हुआ नहीं है। तो दलपत देव ने पूछा कि भैया तुम्हारे जो कबीले के लोग हैं इतने पावरफुल होने का राज क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारी जो आराध्य देवी है, हमारी कुल देवी है, उनका नाम है काछिन माता, उनकी आप पूजा करोगे तो भी आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेगी, कृपा बरसाएगी। तो वहाँ से फिर काछिन माता का पूजा करना स्टार्ट किया, सब बोला था। और भी कई कहानियाँ हैं, जैसे वो जब उस जंगल में जा रहे थे तो देखे कि खरगोश एक जंगली कुत्ते का शिकार कर रहा था, जो कि उल्टा है, खरगोश इतना छोटा और जंगली कुत्ता बड़ा। तो बोला जी भैया ये ऐसे शक्ति कहाँ से आ गया खरगोश का? तो बताया कि भैया ये हमारी माता है काछिन देवी, तो यहाँ इनके शक्ति से सब कुछ संभव है। ऐसे अलग अलग कथाएं प्रचलित है, आपको अगर खुद का कथा बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे खैर कोई लेना देना नहीं, मैं बस बता दिया। तो काछिन गादी, काछिन माता एक माता ही है ना, उनकी आराध्य देवी थी, तो उनका पूजा किया जाता है, ठीक। तिथि कौन सा है? अश्विन या कुंवार? कुंवार अश्विन एक ही है, बताया। कुंवार कार्तिक अगहन याद आ रहा है, तो कुंवार या अश्विन महीने के अमावस्या को ये काछिन गादी को जो है बिठाया जाता है। कुंवार अमावस्या याद किए, का से काछिन गादी, का से कमावस्या। बस्तर दशहरा की शुरुआत काछिन देवी की पूजा से होती है, इससे पहले भी लेकिन दो रस्म हमने देख चुके हैं, हमने देखा हुआ है। मृगान या पनका या महार बता दिया, महरा जाति की एक कुंवारी कन्या को काछिन देवी के रूप में चुनते हैं, लेकिन मैंने बताया वहाँ जो पुजारी थे उनको मैंने पूछा क्या है, तो एक्चुअली वो बताते हैं कि जो लड़की रहती है वो पनका जाति की है, ठीक। तो पनका जाति की कन्या को चुनते हैं, उसमें माता को आरूढ़ कराते हैं, आरूढ़ कराते हैं मतलब माता उसमें आती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा कौन से रंग का उस फोटो में याद आ रहा है? काले रंग का। इसी कन्या में काछिन देवी को आरूढ़ कराते हैं, आरूढ़ मतलब उन पे आती है माता, और महिलाओं द्वारा रैला गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत? रैला गीत गाया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? तो नगाड़ा, मोहरी, धनकुल। आगे चल के ये सब भी याद रखने पड़ेंगे। आप अपना कोई त्यौहार है उसमें कोई सा भी बाजा बजाओ, लेकिन जो जनजातियों का त्यौहार है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको एनएमडी से याद कर लियो, एनएमडी, एनएमडी, एनएमडी बजाता है। एनएमडी मतलब एन से नगाड़ा, म से मोहरी, धनकुल, ठीक। एनएमडी। आरएमडी सुने? आरएमडी, अच्छा खाए भी हो, ठीक। तो जो आरएमडी है उसका नाम चेंज होके एनएमडी, आरएमडी गुटखा खाता है, तो जो खाता होगा
मैं नहीं खाता, मेरे तरफ से मत देखो, ठीक है। आरएमडी बस मालूम है, तो आरएमडी से क्या कर लिए, एनएमडी कर लिए, ठीक है। तो एनएमडी से रखना नगाड़ा मोरी, क्लियर, ध्यान रहेगा। फिर रैला पूजा, इसी दिन रैला पूजा भी किया जाता है, बताया था। और रैला पूजा क्या था, तो एक राजकुमारी थी, उनका नाम क्या था, रैला। किसकी बहन थी अगर पूछा है तो अन्नम देव। अन्नम देव कौन से वंश के राजा थे पूछा जाए तो काकती वंश के। काकती वंश कहाँ पे क्षेत्र में फैला हुआ था पूछा जाता, बस्तर में। कहाँ से आए थे लोग, आंध्र तेलंगाना वाले एरिया से आए थे। तो ये कौन सी तिथि को मनाते, कुआर या अश्विन के शुक्ल पक्ष के अमावस्या को, जो उसका था शुक्ल पक्ष नहीं होगा, कुआर अमावस्या। रैला अन्नम देव की बहन थी राजकुमारी रैला का श्राद्ध कर्म काछिन गादे से पूजा होने के बाद जुलूस के साथ राज परिवार और सभी पुजारियों के साथ जो भीड़ है वो गोल बाजार पहुंचती है। अच्छी बात है। शाम के समय मिर्गान जाति के पुजारी और महिलाएं श्राद्ध कर्म का आयोजन करते हैं, यही रैला पूजा कहलाता है। और रैला पूजा का पूरा कहानी बता दिया। रैला राजकुमारी थी जो अन्नम देव ने भगा दिया, स्वीकार नहीं किया, तो वो जाके सुसाइड कर ली थी, उसी का श्राद्ध कर्म मनाया जाता है, ठीक है। फिर कलश स्थापना और जोगी बिठाई। तो कलश स्थापना और जोगी बिठाई, कलश स्थापना जोगी बिठाई क्या, कलश स्थापना इसकी तिथि क्वार शुक्ल पक्ष के प्रथमा। अब शुक्ल पक्ष लगेगा, वो अमावस्या के जस्ट अगले दिन क्या आएगा, शुक्ल पक्ष चालू होगा। शुक्ल पक्ष के प्रथमे दिन क्या मना रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि में हम लोग कलश स्थापना करते हैं, वैसे ही कलश स्थापना वहाँ पे भी होती है। एक और चीज़ किया जाता है, जोगी बिठाई। जोगी बिठाई क्या था तो बता दिया। वो एक आदमी बैठा हुआ था जिसको लगा कि उसके बैठने से कि ये बस्तर दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। ऐसा माना गया कि वो जो व्यक्ति था उसमें कुछ शक्तियाँ रही होंगी, उसको जोगी की उपाधि दी गई। और उसी के बाद जितने भी उसके खानदान के जो व्यक्ति हैं वो जोगी का नाम उनको दिया जाता है, और वही जोगी के रूप में बैठते हैं। तो जोगी जो है कौन से गांव से संबंधित होता है, आमा बाल ग्राम से संबंधित। वो सोना बाल अलग है, आमा बाल अलग है, ठीक है। इसी परिवार के कोई पुरुष सिरासार भवन में जोगी बिठाई की रस्म पूरा करते हैं। सिरासार भवन बताया पुजारियों को जो निवास स्थान है। जोगी हलवा या पनका जाति, इसमें भी कंफ्यूजन है, कोई हलवा बोलता है कोई पनका बोलता है, आपको दोनों याद रख लेना है। 9 दिन तक बैठे रहता है। तो जोगी बिठाई होगा तो उसको बिठाई चलाओगे क्या कि उठाओगे भी, तो जोगी बिठाई भी होता है फिर उठाई भी तो होगा क्या, उसको परमानेंट बैठा रहोगे, ठीक है। तो उसको बिठा के रखते हैं 9 दिन। मुंडा जनजाति के लोग इस दिन डिबडिबी बाजा बनाते हैं। डिबडिबी बाजा कुछ नहीं, ऐसे कंधे में रख के ऐसे ढक 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 बजाता है। बाजा का भी अलग अलग रूप है, उसमें डिबडिबी बाजा यहाँ पे से कंधे में रख के बजाते हैं। तो कौन सी जनजाति के लोग बनाते हैं, मुंडा जनजाति के, उन्हीं का बाजा है, उसका नाम है डिबडिबी बाजा। तो सर याद रखना है क्या, हाँ। कौन सी जनजाति बजाई जाती है वो भी याद रखना है क्या, हाँ। सारी जनजातियों का नाम आपको याद रखना है। तो कैसे याद रख लें उसको, अब आपको ही मैं यहाँ 9 घंटे 10 घंटे बैठा दूँ तो आपका मुंडा खराब होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। हाँ भी बोल रहे हो, चलो ठीक है, मुंडा खराब होगा, 8 9 10 घंटे बैठा दूँ तभी तो होगा। तो मुंडा से याद रखना, जब जोगी बिठाई के टाइम में मुंडा बाजा बजाता है, ठीक है। और मुंडा बाजा या उसको डिबडिबी बाजा भी बोला जाता है। कौन सी जनजाति के लोग, मुंडा नाम से क्लियर है, मुंडा जनजाति। तो डिबडिबी बाजा या मुंडा बाजा एक ही नाम है। फिर रथ परिक्रमा। तो परिक्रमा डायरेक्टली आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे, ऐसे लाइन से क्रम वाइज तो जा रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में 20 से उठा के पूछेगा ना तो थोड़ी ना 75 दिन पूरा चार्ट बनाते रहोगे, इतना टाइम नहीं रहेगा। डायरेक्टली याद आना चाहिए। और कैसे याद रखना है इसको, तो जो परिक्रमा करते हो आप लोग, जैसे शादी करोगे तो परिक्रमा लोगे तो कितने फेरे लोगे, 7 फेरे लोगे। तो 7 फेरे से 7वां दिन याद रखना, दूसरे से 7वां दिन तक, दूसरे से 7वां दिन तक ये रथ परिक्रमा किया जाता है। कौन सी तिथि, अश्विन या कुआर शुक्ल पक्ष की द्वितीय से सप्तमी। रथ खींचने का काम जो है मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। पहले देखे थे मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग वहाँ ऊपर में पढ़ चुके हैं। रथ निर्माण करने वाली जनजाति कौन थी, सांवरा। सजाने वाली जनजाति कौन थी, तो रथ जो था ऐसी लकड़ी का थोड़ी ना था, उसमें पूरा फूल सब सजा था नहीं, तो डेकोरेशन हुआ था। तो डेकोरेशन करने वाला काम, डेकोरेशन वाला काम भतरा है, सांवरा निर्माण करने वाला काम है। खींचने वाला मुड़िया और ध्रुव जनजाति के लोग, ठीक। रथ जो है 4 पहिए वाला होता है, फुल रथ। सर 8 पहिए वाला कहाँ यूज होता है, आगे देखेंगे। अब देखो, मावली माता का आगमन और निशा यात्रा कार्यक्रम, ये 3 रूप में संपन्न होता है। मावली माता का आगमन, निशा यात्रा कार्यक्रम जो कार्यक्रम है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है वो होता है बेल पूजा और मावली माता को न्योता। तो माता लोग भी ऐसे नहीं आते, मतलब उनको भी मान मनोवर करना पड़ता है। जब गाँव में अगर जाओगे तो आपके जो कुल देवी देवता हैं तो भैया मान मनोवर करते हो ना, नाराज हो जाते हैं, फिर सपने में कोकन देते हैं, बोलते हैं निशान छोड़ के चले जाते हैं। सही में मेरे पीठ में भी है, एक बार पैर रख के सो गया था तो अगले दिन पीठ पे निशान पड़ गया।
उधर पैर रख के सुने। तो बेल पूजा और मावली माता का नहीं होता, तो इनविटेशन दिया जाता है मावली माता को, ठीक है, मावली माता को इनविटेशन दिया जाता है। दंतेश्वरी माता, मावली माता दोनों अलग अलग है, एक ही रूप है लेकिन अलग अलग है। तो मावली माता को न्योता दिया जाता है और बेल पूजा किया जाता है। बेल पूजा क्यों किया जाता है, मैंने बताया, वहाँ के निवासियों को और राजा का ये मान्यता है कि बेल पूजा में उनकी इष्ट देवी कुल देवती है, कुल जो देवी है वो निवास करती है, इसलिए बेल पूजा किया जाता है। और मावली माता को क्या दिया जाता है, न्योता दिया जाता है। कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है तो भगवान के पास इन्विटेशन कार्ड रखते कि नहीं रखते। फिर बेल पूजा ये हो गया। और ये कौन से गांव में, तो सरगीपाल गांव में, सरगीपाल गांव में। मावली माता का आगमन, तो मावली माता का आगमन कैसे, तो मावली जो मूर्ति होती है उसको जिया डेरा में रखा जाता है। जिया डेरा जो दंतेश्वरी माता के जो पुजारी रहते हैं उनको क्या बुलाता है, जिया, और उनके जो नहने का स्थान है वो क्या, जिया डेरा, ठीक है। जिया क्या बोला, दंतेश्वरी माता के पुजारी, और डेरा मतलब जो निवास स्थान है वो, तो जिया डेरा का मतलब रुकने, वो पुजारियों के रुकने का स्थान। तो वहाँ मावली माता का जो मूर्ति है उसको रखा जाता है। निशा यात्रा कार्यक्रम क्या है, शाम में रात में ये कार्यक्रम होता है। इस पूजा को रात में क्या आता है, बोल रहे मावली मंदिर से राउत समाज के लोग 12 कावड़ भोग व पूजा सामग्री लाई जाती है और वहाँ के राजा द्वारा पूजा किया जाता है। 12 कावड़, कावड़ मतलब कलश जैसा रहता है, ठीक। तो इस पूजा को रात में क्या आता है, मावली माता मंदिर से राउत समाज के लोग द्वारा 12 कावड़ भोग व पूजा सामग्री लाई जाती है और वहाँ के राजा द्वारा पूजा किया जाता है। और इस दिन बकरों की बलि दी जाती है। कितने बकरों, 13 बकरों की, ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। अब मावली परगाव, ये जस्ट 9वें दिन होगा, कुआर शुक्ल पक्ष के 9वें दिन। अब कुंवारी पूजा विधान, इसमें भी क्या होता है, देखो मावली परगाव में भी 3 कार्यक्रम होगा, जैसे ऊपर में 3 कार्यक्रम देखें मावली माता का आगमन वाले में। एक तो सबसे पहले बेल पूजा होता है और मावली माता को न्योता दिया जाता है, फिर आगमन वाला, और उसके बाद लास्ट में रात में कौन सा कार्यक्रम, निशा यात्रा कार्यक्रम। ये जो मावली परगाव है उसमें भी 3 कार्यक्रम अंदर शामिल है। एक तो सबसे पहले कुंवारी पूजा विधान, तो यहाँ भी किया जाता है, कन्याओं को, 9 कन्याओं को भोज लगाया जाता है। आप भी छोटे रहोगे तो खाने गए होंगे, ठीक है, लड़के भी गए होंगे, लंगूर बन के जाते थे, मैं भी जाता था, पैसा मिलता था करके जाता था, ठीक। तो कुंवारी का पूजा विधान, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों के केस में आपको राजा पूजने नहीं आएंगे, लेकिन इधर राजा का दायित्व है कि वो 9 कन्या का पूजा करें, ठीक है, भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक। तो मतलब ये माना जाता है कन्या जो है वो माता का ही एक प्रकार से रूप है। तो दंतेश्वरी मंदिर में राजा द्वारा 9 कन्याओं को भोग लगाते हैं, उनका पाठ पूजा किया जाता है। फिर जोगी बिठाई, जोगी बिठाई बोलता हूँ, जोगी उठाई है, तो शाम में सिराहा सवार में बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर उठाया जाता है। एक्चुअल में जोगी उठाई वाला ये नाम है कि नहीं पता नहीं, मैं बैठाई की जगह उठाई बोल दिया, उसको नोट्स में शामिल कर दिया। जो जोगी को जो है लिखाया था ना, तो मैं उठाई ऐसी मजाक से बोला था, लिख दिया था, ठीक है। तो जोगी उठाई मतलब बैठे हैं, 9 दिन हो जाता है उनका कंप्लीट, 9वीं आ गया ना, पहले दिन बैठे थे, 9वीं आ गया, उनको तोहफा दे के विदा किया जाता है। फिर मावली परघाव, रात में मावली परघाव होता है। इसके अंतर्गत माता जी की डोली को जिया डेरा से कुटरूबाड़ा लाया जाता है। जिया डेरा कहाँ है सर, दंतेवाड़ा। कुटरूबाड़ा कहाँ है सर, ये बस्तर में पड़ता है, जगदलपुर के आसपास का ये जगह है कुटरूबाड़ा। उसके बाद आगे कुटरूबाड़ा से और फिर ये मंदिर में लेके आएंगे, जहाँ राजा और उसके कुछ साथी डोली को कंधे में उठाकर दंतेश्वरी मंदिर में लाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, पहले जो मावली था जिया डेरा में रुकाए थे, उनको विश्राम किए थे, डायरेक्ट लेके नहीं आए थे, कुछ दिन का विश्राम। जिया डेरा से कहाँ लाया जाता है, कुटरूबाड़ा, फिर कुटरूबाड़ा से दंतेश्वरी मंदिर में लाया जाता है, ठीक है, क्लियर। हो सकता है ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन जब बताऊंगा और जब घर जाके आप चार्ट से देखोगे और वो PDF नोट से पढ़ोगे ना, तो दिमाग में घुस जाएगा, कल और रिवीजन करा दूंगा, ठीक। भीतर रैनी, भीतर रैनी का कार्यक्रम क्या है, तो जो मावली माता है और दंतेश्वरी माता है, इनको जो पालकी है उसको बाहर निकाला जाता है, और ये बोला जाता है कि शहर गांव में सब में जितने भी देवी देवता हैं उनसे ये मुलाकात करती है। यही मुलाकात का कार्यक्रम क्या नाम से जाना जाता है, भीतर रैनी। तो लिखा देखो, तिथि कुआर शुक्ल के 10वीं के दिन, भीतर दशहरा, जो हम लोग नॉर्मल यहाँ दशहरा मनाते हैं उस दिन भीतर रैनी। वैसे याद रख लेना, दशहरे के दिन हम लोग बाहर जाते तो उन लोग भीतर, तो भीतर रैनी दशहरे के दिन 10वीं के दिन। तो दंतेश्वरी माता और अन्य देवी देवताओं से मुलाकात करती है, दंतेश्वरी माता प्लस अन्य देवी देवताओं का मेल मिलाप होता है इस दिन। इस दिन जो निकालते रथ, वो कौन सा रथ होता है, 8 पहिए वाला रथ, जिसको किस नाम से जाना जाता है, इसको खींचने वाली जनजाति कौन है, माड़िया। तो सर उधर मुड़िया और ध्रुवा किसको खींच रहे थे, 4 पहिए वाले, 8 वाले को किसको कौन खींचता है, माड़िया खींचता है, ठीक है। इस रथ में माँ दंतेश्वरी का छत्र लेकर पुजारी बैठते हैं। रात में माड़िया जनजाति के लोग इस रथ को कुमड़ा कोट के जंगल में छुपा देते हैं। अब ये प्रथा कहाँ से चालू हो गई, तो एक बार ये माड़िया जनजाति के लोगों को शायद नहीं पूछा गया किसी कार्यक्रम के लिए, जैसे आपके भी घर कोई कार्यक्रम होता होगा, किसी को इन्विटेशन कार्ड नहीं पहुँचता होगा तो मुँह फूल जाता है सगे संबंधी का, ठीक है, मुझे नहीं बुलाया,
तो किसी कारण से माड़िया जनजाति के लोग नाराज हो गए थे, तो बोले भैया हम ये पूजा वूजा नहीं होने देंगे। तो वो जो रथ रहता है उसको ले जाके कुम्हड़ाकोट के जंगल में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन राजा उनको मनाने जाते हैं। ठीक है, तो कोई रूठता है तो मनाते कि नहीं मनाते आप? नहीं मनाते, मनाना चाहिए। ठीक है, तो मनाने जाए तो वैसे राजा भी मनाने गए। वहां से फिर ये परंपरा के रूप में हो गया, अब नाराज नहीं होते, अब वो परंपरा के रूप में शामिल हो गया है कि जो रथ है उसको कहाँ ले जाके छुपाएंगे? कुम्हड़ाकोट के जंगल में छुपाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजा पहुंचते हैं वहाँ, और वहाँ उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो रात में देखो माड़े जनजाति के लोग इस रथ को कुम्हड़ाकोट के जंगल में छुपा देते हैं। भद्रा जनजाति के लोग जिस वेशभूषा में रहते हैं उसे धनुकांडिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो पूरे कार्यक्रम के दौरान ये धनुकांडिया वाला क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। धनुकांडिया क्या है, ये ऐसे पूछा था, भद्रा जनजाति के लोग जिस वेशभूषा धारण किए रहते हैं उस वेशभूषा को किस नाम से जाना जाता है? धनुकांडिया, भद्रा जनजाति के लोग। ठीक, ध्यान रहेगा। तो रात में माड़िया जनजाति के लोग इस रथ को कुम्हड़ाकोट के जंगल में छुपा देते हैं। अगले दिन सुबह होता है, राजा पहुंचते हैं। बाहर रहने वाला कार्यक्रम क्या है? तो ये जो कुम्हड़ाकोट के जंगल में छुपाए हैं रथ को, वहाँ जाके राजा पूजा करते हैं और उसको वापस लेकर आते हैं। उसको क्या बोलता है? बाहर रहनी। तिथि कौन? क्वार शुक्ल पक्ष में एकादशी। बाहर रहने के दिन राजा विजय रथ को खोजते हुए कुम्हड़ाकोट के जंगल में पहुंचते हैं और वहां से रथ को वापस लाते हैं। इसी दिन राजा देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, साथ में जो पूजा करने वाले पुजारी हैं उनको लेके जाया जाता है, पूजा करते हैं। और जो भोग लगाया जाता है, पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको कहा जाता है नवाखाई। हम लोग जो नवाखाई मनाते हैं वो अलग, जो नया फसल आता है, नया धन आता है, वो नवाखाई। ये भी नवाखाई है, लेकिन ये नवाखाई क्या है? जो रथ की पूजा कर रहे हैं उनको जो भोग लगा रहे हैं, वो प्रसाद स्वरूप जो ग्रहण कर रहे हैं, वो नवाखाई है। क्लियर? उस भोग को खाते हैं और उसको नवाखाई बोलते हैं। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में रथ वापस लेकर आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बताया? मुड़िया दरबार। मुड़िया दरबार, दरबार 12वें दिन, 12वां दिन मतलब दशमी, कुंवार शुक्ल द्वादशी के दिन इसको किया जाता है। सिरहासर भवन में मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है, सिरहासर भवन में। और पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 8 मार्च 1876 को, 8 मार्च 1876 को, 8 मार्च 1876, ध्यान रहेगा। तो ये मुड़िया विद्रोह हुआ था उस टाइम का, ये कहानी है। इसमें एक दो पॉइंट छोटा है, उसको देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट और ऐड करना। एक तो जो सिरहासर भवन है ना, इसका निर्माण रुद्र प्रताप देव ने कराया था। अभी क्या बताया था पिछला याद नहीं है, इसका निर्माण किसने कराया था? रुद्र प्रताप देव ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लेना। सिरहासर भवन का निर्माण किसने कराया? रुद्र प्रताप देव ने कराया। और जो काछिनगुड़ी परिसर है, काछिनगुड़ी परिसर, उसका निर्माण दलपत देव ने कराया। काछिनगुड़ी परिसर, बाकी दिन उस मंदिर का गेट ओपन नहीं करते, वो राजा आते हैं और जो महिला बच्ची आती है उसी दिन बस ओपन किया जाता है, वही अंदर प्रवेश करते हैं। जो काछिनगुड़ी परिसर है उसका निर्माण दलपत देव ने कराया। ठीक, और तीसरा पॉइंट एक और क्या ऐड करोगे? जो माड़िया जनजाति के लोग हैं ना, जो इसको खींच रहे थे, वो कौन से गांव के होते हैं उसको भी लिख लेना। ये यहाँ पे लिखाया हुआ नहीं है, ये किलेपाल गांव के। कौन से गांव के? किलेपाल गांव। ठीक है, किलेपाल गांव के। अलग अलग गांव हो गया, इसमें किलेपाल, जो 8 पैर वाली जनजाति है, इसका याद रखना। ठीक, ये सभी पॉइंट याद रहेगा। 3 चीज एक्स्ट्रा ऐड करना बोला है। एक जो सिरहासर भवन है उसको कौन निर्माण करा? रुद्र प्रताप देव। जो काछिनगुड़ी परिसर उसका निर्माण किसने कराया था? दलपत देव। और ये जो माड़िया जनजाति के लोग हैं इसको किलेपाल। फिर क्या है? मुड़िया दरबार, ये बता दिया, 8 मार्च 1876। तो मैंने बताया मुड़िया दरबार का आयोजन सबसे पहले इस दिन हुआ था, लेकिन उस टाइम में मुड़िया, मुड़िया एक जनजाति भी है, मुड़िया, मुड़िया
माड़िया बोल लो, एक जनजाति का नाम है। मुड़िया कोई मुरिया बुलाता है, लेकिन उस टाइम में जिस टाइम ये विद्रोह हुआ था उस टाइम मुरिया मतलब सभी जनजातियों को मुरिया बोला जाता था। तो जो विद्रोह हुआ था उसका समाधान करने के लिए, किस बात से नाराजगी थी, इस बात को रखने के लिए, आदिवासियों को अपना पक्ष रखने के लिए ये दरबार का आयोजन किया गया था। और वहीं से ये फिर ये मुरिया दरबार का आयोजन अभी तक चले आ रहा है। ठीक है, स्वरूप थोड़ा सा बदल गया, वर्तमान स्वरूप कुछ और मिलेगा। इसमें राजा भी शामिल रहते हैं, कलेक्टर शामिल रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी से सब शामिल रहते हैं, मंत्रीगण भी शामिल रहते हैं। ठीक है, इसका जो स्वरूप है बस वो बदला हुआ है। ओहाड़ी या इसको गंगामुड़ा यात्रा भी बोला जाता है। एक और नाम है कुटुम्ब यात्रा। ओहाड़ी गंगामुड़ा यात्रा या फिर कुटुम्ब यात्रा। ये इसकी तिथि क्या है? क्वार शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। इस दिन देवी देवताओं को सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। तो अगर ओहाड़ी कार्यक्रम क्या है पूछा जाए, गंगामुड़ा यात्रा या कुटुम्ब यात्रा क्या है पूछा जाए, तो कुछ नहीं, जो प्रघाव होता था, आते थे, आगमन रहते थे, सब होता था ना, तो वही जितने भी देवी देवता हैं सबका विदाई करते हैं। तो उस विदा के कार्यक्रम को किस नाम से जाना जा रहा है? ओहाड़ी, या उसका और क्या नाम है? गंगा मुड़ा कुटुम्ब यात्रा। ठीक है, तो ये वाला, ये तो दूसरा, ये अलग पॉइंट है, ये बस्तर दशहरा का नहीं। ये कल मैं बता रहा था, गेड़ी नृत्य हरेली के दिन करते हैं बताया था, तो उसका पॉइंट था, इसमें आ गया। तो बस्तर में गेड़ी नृत्य पोला के दिन क्या आता है? ठीक, बस ये था। डिंटोंग नृत्य बोला था जिसको, ये डिंटोंग नृत्य कौन सी देवी देवता को समर्पित है पूछा, तो भीमा देव जो कि वर्षा के देवता हैं, आना देव और माई देवी। तब वो ऑफ कर दो। याद है प्रॉपर? बताइए तनु मैडम, फिर शुरू से लेके आखिरी तक बैठ के रहा। ठीक है, हम्म, ठीक। इधर प्रिया मैडम, ओहाड़ी में क्या होता है? कहाँ होते हो ओहाड़ी में? कल अटेंड किए थे नहीं? ओहाड़ी क्या होता है पूछते हो? ऐसी बनोगे महिला पर्यवेक्षक? क्या होता है रुचि मैडम? विदा किया जाता है। ठीक है, पाठ यात्रा का पूरा कार्यक्रम बताइए। ठीक है। कौन सा? ठुल्लू नहीं है, वो बाबा जी की ठुल्लू वाला नहीं है, वो ठुल्लू कोटला लकड़ी। ठुल्लू कोटला लकड़ी कौन से वृक्ष का रहता है? सॉरी, और बलि किसकी? दोनों आप खाते हो, है ना? ठीक। फिर डेयरी गाड़ी में क्या होता है रूपल? और उसके साथ और क्या होता है? आपका नाम मैम? रेशमा? खिलेश्वरी, बताइए खिलेश्वरी मैम। और क्या क्या कार्यक्रम होता है डेयरी गढ़ाई में जो मैडम बताइए उसके अलावा? हाँ बताओ, आप ही बताओ। कारीगर रहते हैं, हाँ आते हैं।
करण जी। ठीक है, इतना काफ़ी है। भीतर रहने के दिन क्या होता है पायल मैडम? भीतर रहने कौन समस्या? जस्ट लाइन से उसके बाद वाला बता देना। भीतर रहनी, भीतर रहनी। ठीक है, और क्या कार्यक्रम क्या है भीतर रहनी का? इधर नायक जी बताइए, भीतर रहने वाला कार्यक्रम क्या है? ठीक है, छत्र निकलता है, ऐसा माना जाता है कि आसपास अपने दूसरे माताओं से मेल मिलाप होगा भीतर रहनी। कौन से दिन पड़ता है? दशहरे के दिन। ठीक है। अलका मैडम बताइए, काचिन गादी वाला कार्यक्रम क्या है? काचिन गादी। ठीक। इधर चांदनी, जोगी बिठाई वाला कार्यक्रम कौन से दिन करते हैं? जोगी बिठाई। मामूली परगांव में। बिठाई बोला नो, नहीं बिठाई। कब बैठाते जोगी? इधर रजनी मैडम, जोगी बिठाई वाला कार्यक्रम क्या है, कौन से दिन? कैसे बनोगे महिला पर्यवेक्षक? हैं? कैसे बनोगे हॉस्टल वार्डन? हम्म, इस बात को ध्यान रख के चलिए, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो पढ़ रहे हैं, कई लाखों लोग हैं। मैं अकेला नहीं हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं। ठीक। तो ये सोच के देखा करो ना भैया, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो बाकी लाखों लोग नहीं कर रहे हैं? लाखों लोग तो उस पोस्ट के पीछे पड़े क्या? नहीं पढ़ के आओगे तो कैसे चलेगा काम? नहीं। और याद रखना, देखो सरकारी नौकरी सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। 20-25 हज़ार की नौकरी, 30 हज़ार की नौकरी, 40 हज़ार, 50 हज़ार, कितना ही कमा लोगे। डिप्टी कलेक्टर भी बनोगे तो 60 हज़ार, और वो भी 70% वाले में शुरू में 60 नहीं मिलेगा। ठीक, 70 का 60 कर लेना, 42 हज़ार मिलेगा। तो सिर्फ वो 50 हज़ार 60 हज़ार के लिए थोड़ी ना डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के लिए लड़ा जाता है। तो उस पद की गरिमा होती है। अभी आप जाके देखोगे, ऐसे आपके बात का वजन नहीं होगा। जैसे ही कुछ बन गए, घर में इज्जत, समाज में इज्जत, हर जगह इज्जत बढ़ जाएगा। ठीक। एक कोई व्यापारी लाखों करोड़ों कमा ले, उसका उतना इज्जत नहीं है जितना टीआई का होगा, एसआई का होगा। उसका सैलरी 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसका हर जगह इज्जत होता नहीं। देखते साथ ही खौफ, कोई मित्रता करने की कोशिश करेगा, क्या पता कल को काम आ जाए। ठीक है। आज मेरे को जॉब छोड़े लगभग 1.5-2 साल हो गए होंगे। जब जॉब में था, अकाउंटेंट साहब ऐसे था, रियल घटना बता रहा हूँ। मेरा काम चेक साइन करने का रहता था। जितना भी फंड है, फंड का एलोकेशन मेरे ऊपर रहता था अंदर। तो जितने भी करोड़ों के फंड है, मेरे एक साइन से इधर से उधर हो सकते थे। तो बैंक का जो मैनेजर था वहाँ आके, योगेंद्र सर, योगेंद्र सर, योगेंद्र सर, मेरे से 1.5 गुना उम्र का रहा होगा। जैसे ही मालूम चला कि अब अकाउंटेंट पोस्ट छोड़ दिया, मेरे से कोई काम नहीं है, योगेंद्र सर से योगेंद्र भाई। ठीक है। तो तुरंत तब्दील हो जाता है। गांव में पहले जाते थे, कहीं कोई कुछ खास रेस्पेक्ट नहीं, आया है छोटू। ठीक। किसी मेहमान के घर आए, कोई इज्जत नहीं, छोटू छोटू ही था। पोस्ट पाने के बाद अरे अकाउंटेंट साहब आए बे, सोफा में बिठा वाला। जो पानी नहीं पूछते थे वो चाय पूछने लगे। ठीक है। तो पद की अपनी गरिमा होती है, उसके लिए लड़ा जाता है। आप सोच के देखो ना, इतने लोग लड़ रहे हैं उस पद के लिए, कैसे मिलेगा आपको पोस्ट? हम्म। पढ़ के आया करो भाई सभी। क्या बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर कुछ नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं कितना भी समझा लूँ, आप मेरे बात को उतना तवज्जो नहीं देंगे। हो सकता है कुछ एग्जाम क्लियर किया, अब थोड़ा बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा तवज्जो दोगे। वही डिप्टी कलेक्टर बन के छोड़े रहता, कलेक्टर बन के छोड़े रहता, और वही बोलता रिवीजन करो, डेली पढ़ो, तो और ज़्यादा तवज्जो मिलता। उसी बात को मैं बोलूँ, उसी बात को ओपी चौधरी बोले, अंतर लगेगा, बात में अंतर नहीं होगा, सिर्फ वो पद का अंतर था। मैं अकाउंटेंट बन के छोड़ा, वो कलेक्टर बन के छोड़े। ठीक है। तो आपकी इज्जत तभी तक है जब तक आप कोई पद में हो, नहीं तो कुछ खास रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला लाइफ में। ठीक। तो पढ़ के रखा करो भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हरेली वाला कवर किए थे, है ना। हरेली त्यौहार, सावन महीने का जितना भी पक्ष था उसको देख लिया हमने। आषाढ़ सावन भादो, भादो महीने का त्यौहार देख लेते हैं। भादो पहला त्यौहार पड़ता है भोजली, पहला दिन। ये भादो महीने के मैंने बताया, जब शुरू में चार्ट याद करा रहा था तो उसको मैंने अपनी मम्मी से लेट करके याद कर लिया है। तो पहला भोजली त्यौहार, ठीक है। पहला कौन सा? भोजली त्यौहार। भोजली त्यौहार पहले दिन पड़ता है। क्या होता है भोजली? देखे होगे ऐसे मटके में, इसमें 5 प्रकार के अनाज को बोया जाता है। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, और कुछ कुछ आइटम है, वो सबको बोया जाता है। कुछ दिन में वो उग जाएगा, ठीक है, हरा हरा देखने को मिलेगा। तो उसी को विसर्जन करते हैं। यही क्या है? भोजली त्यौहार है, ठीक है, भोजली त्यौहार। इसको मित्रता का त्यौहार भी बोला जाता है, या भाईचारे का त्यौहार भी बोला जाता है। भाईचारे का पर्व या मित्रता का त्यौहार क्यों बोला जाता है? एक प्रकार से इन लोग भोजली बदते हैं। जैसे मितान सुने हो? मितान गाँव में सिस्टम चलता है, मितान बदना। मितान मतलब मित्रता हो जाती है, सगे संबंधी जैसा ट्रीट किया जाएगा, रिलेटिव जैसा, ठीक है। तो ये भी भोजली बदना जैसे कार्यक्रम होता है। तो एक दूसरे के सहेलियों के घर जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे को बधाई देती हैं, एक दूसरे का सुख दुख हाल चाल पूछती हैं, बयां करती हैं, ठीक है। ये सब सिस्टम होता है। लास्ट में उसको विसर्जन कर देते हैं, ठीक। तो 5 प्रकार के अनाज इसमें बोए जाते हैं वो मटका में, और लास्ट दिन उसको क्या, तालाब में विसर्जन कर देते हैं। कुछ दिन में वो हरा हरा उग जाएगा, जो बोए रहेंगे धान। एक ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आल्हाखंड में छत्तीसगढ़ के कौन से पर्व का उल्लेख है, तो कौन से पर्व का उल्लेख बताओगे? भोजली। अब ये आल्हाखंड क्या है? आल्हा उदल का नाम सुने हो? आल्हा उदल एक गाना भी था, 3 दिशा तीनों लोग से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हूँ माँ। ये गाना सुने हो नहीं? तो आल्हा उदल खतरनाक फाइटर थे, साउथ इंडियन फाइटर थे, समझ लो। साउथ इंडियन मतलब साउथ इंडियन मूवी देखे होगे, उसमें जो एक्शन सीन चलता है, अकेला 10-20 को 100 को मार दे रहा है, बस वैसे ही पावर किसके पास था? आल्हा उदल के। तो ये आल्हा उदल कौन थे? तो परमर्दी देव नाम के एक राजा हुए, चंदेल शासक, चंदेल राजपूत थे। ये एमपी और सेंट्रल इंडिया के आसपास फैले हुए थे। ये पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। कौन? परमर्दी देव। तो परमर्दी देव और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हो जाता है। तो परमर्दी देव के तरफ से कौन लड़ते रहता है? आल्हा और उदल, ठीक। और आल्हा उदल मारे जाते हैं, ठीक है। बाद में उस युद्ध में आल्हा उदल को मार देता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो जो आल्हा उदल है उसी के घटना पर आधारित, उसी के जीवन कथा पर आधारित एक किताब है, उसका नाम है आल्हा खंड। जिसको किसने लिखा? जैनिक नाम है शायद, जगनिक है, ठीक है। तो जगनिक ने लिखा। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी आता है और आसपास हो सकता है और कोई त्यौहार मना रहे होंगे। तो जो महिलाएं भोजली बोई हुई थी सर पे, ठीक, उसको विसर्जन करने जा रही थी, तो आल्हा ने उनकी रक्षा की। इस कहानी का वर्णन है उस आल्हाखंड में, ठीक है। कि वो आ रहे थे तो दुश्मनों से रक्षा करने का काम किसका था? आल्हा का। तो ये कहानी उसमें मेंशन है, किसमें? आल्हाखंड में। तो अगर पूछा जाए कि आल्हाखंड में कौन से त्यौहार का, कौन से पर्व का मेंशन है, तो भोजली पर्व का। क्लियर? ध्यान रहेगा। कब मनाते हैं पूछा जाए तो कृष्ण पक्ष के पहले दिन भोजली त्यौहार, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है देखो, भोजली त्यौहार कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष प्रथमा। गेहूं, जौ, धान, उड़द और कोदो, ये 5 प्रकार के अनाज टोकरी में बोए जाते हैं। कुछ दिन बाद हरा हरा हो जाएगा। इस भोजली विसर्जन की नदी तालाबों में विसर्जित कर देते हैं। आसपास नदी बह रही तो अच्छी बात है, नहीं तो तालाबों में विसर्जन कर देते हैं। यह भाईचारा या मित्रता का पर्व है, ठीक। भोजली बदते हैं, भोजली बदना, मितान बदना, ठीक है। महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, हालचाल पूछती हैं। इस दिन मितान मनाया जाता है और आल्हाखंड में भोजली पर्व का उल्लेख है। आल्हाखंड किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। आल्हा और उदल किसके सैनिक थे, सेना में शामिल थे? परमर्दी देव के। परमर्दी देव कहाँ का शासक था? चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत था, चंदेल वंश का शासक था, जिसको किसने हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान ने। खैर वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रहेगा, दिखाता हूँ भोजली। कोई देखा होगा तो अच्छी बात, नहीं देखा होगा तो इधर देख लो। ये देख लिया, ऐसे टोकरी में सब उगा दिए, जवारा जैसे। यही भोजली समझ लो। इसी लास्ट दिन क्या कर देते हैं? विसर्जित कर देते हैं। और उसमें कार्यक्रम है बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको मैंने लिखा है। जैसे उसका भाई उतारेगा, अगर कोई सगा भाई नहीं है तो मुंह बोला भाई उसके सर से निकालेगा, फिर विसर्जन करेगा। उतना डीप में नहीं गया, बस नॉर्मली भोजली विसर्जन कर दिया जाता है, इसमें बात करना, ठीक। नेक्स्ट त्यौहार जो है वो कौन सा है? बहुरा चौथ। ये बहुरा चौथ, क्वेश्चन पूछा जाए कि माताएं अपने बच्चे के लिए त्यौहार रखती हैं, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल है वो याद रखना। 3 ऐसे पर्व हैं, 3 ऐसे त्यौहार हैं जो संतानवती माताएं रखती हैं अपने बच्चे के लिए।
शादीशुदा नहीं, संतानवती, जिसका बच्चा है, ठीक है। तो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए ये पर्व मनाया जाता है। कौन कौन सा? तो एक हल षष्ठी का मच्छर सभी जानते होंगे। बेटा जुतिया हमारे यहाँ तो कभी बनाते नहीं, मतलब मैं तो नहीं देखा, बस किताब में पढ़ा। तो बेटा जुतिया, हल षष्ठी या कमच्छठ, और तीसरा बहुरा चौथ। ये तीन ऐसा त्यौहार है जिसको संतानवती माताएं रखती हैं, एक व्रत के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाती हैं, एक पर्व के रूप में मनाती हैं। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए। तो ये बहुरा चौथ नाम से क्लियर है। चौथ मतलब कौन से दिन होगा? चौथे दिन, कृष्ण पक्ष के चौथे दिन। कौन सा महीना? भादो महीना, ठीक है। तो भादो महीने की कृष्ण पक्ष के चौथे दिन ये बहुरा चौथ मनाया जाता है। अब इसके पीछे एक कहानी है, दंत कथा है, सिर्फ कहानी। अब कहानी कोई गढ़ दिया होगा, वास्तविकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। सुन लो, सुनने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, नहीं आएगा तो भी पढ़ लेना है, बस जानना है, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक गाय रहती है, वो बछड़ा जन्म में रहती है, ठीक है। तो अपने बछड़ू को छोड़ के, बछड़े को छोड़ के कहाँ जाती है? घास चरने जाती है, जंगल में। तो जंगल में घास चरने जा रही थी, उसी टाइम शेर आ जाता है। कौन आता है? शेर, ठीक है। तो शेर आ जाता है, उसको खाने वाला रहता है। तो गाय बोलती है कि अभी मेरे को मत खाओ, मेरे को मत मारो, मेरा बछड़ा घर में अकेला है, उसको आज सुबह दूध पिला के नहीं आई हूँ, तो घर जाने तो दूध पिला के वापस आ जाऊंगी ईमानदारी से। तो शेर उस पर विश्वास कर लेता है, ठीक है, विश्वास कर लेता है, ले ठीक है, जा जल्दी आवे, ठीक, आवा तो थोड़ा देर। चले जाता है, बछड़े को दूध पिलाता है, दूध पिलाते रहती है, तो रोते रहती है वो। तो जो बछड़ा है पूछता है, दाई का हो गए? तो कौन का बोली से, ठीक। तो बताती कि ऐसा सा बात है बेटा, मैं घास चरने गई थी, उधर शेर आ गया, ठीक। तो उसने बोला कि आप नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी अकेले, तो मैं भी साथ में चलूँगी, ठीक है। तो बछड़ा भी साथ में चले जाता है, गाय तो वापस जाती है ईमानदारी से, बछड़ा भी साथ में चले जाता है। अब बछड़ा जैसे ही जाता है, शेर इंतजार करते रहता है। शेर खुश हो जाता है कि एक के साथ एक फ्री, ठीक है, नया नया कोमल कोमल मांस खाने को मिलेगा। लेकिन जो बछड़ा था वो बोलता है कि शेर मामा, आप मेरी माँ को मत खाओ, मेरे को खा लो। तो जैसी मामा शब्द सुनता है, शेर का जो दिल है वो पिघल जाता है, भी मैं मामा बोल दिया तो ये मेरा क्या हो गया? भांजा हो गया, ठीक है। इतने में उसका क्या हो जाता है? दिल पिघल जाता है। फिर जब ये देखते हैं कि गाय और बछड़े दोनों गायब हैं, तो ग्वाला जो उसको चराने का काम करते हैं, जिसका गाय रहता है, वो ढूंढते ढूंढते निकलता है, उसका मालिक ग्वाला, ग्वाला भी पहुंचता है। तो देखते हैं सिनेरियो, इन लोगों का कन्वर्सेशन चलते रहता है, मेरे खा लो, मेरे खा लो। फिर ग्वाला बोलता है, गाय तो हमारी माता जैसी है, ठीक है, तो जब ये बछड़ा अपनी माता के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो बोलता है कि आप मेरे को खा लो, इन दोनों को छोड़ दो। तो ये मेरे खा लो, मेरे खा लो चक्कर में शेर का गोल हो जाता है, ठीक है, शेर का इन लोग खा देते हैं, ठीक। तो शेर का गोल हो जाता है, वो शेर क्या, तीनों को छोड़ देता है। उसी दिन से शेर घास खाना चालू कर दिया ठीक है। तो कुछ नहीं खाएगा तो और क्या खा लेगा वो, ठीक। तो इन लोग गोल कर देते किसका? शेर का। तो शेर छोड़ के चल देते हैं इन लोग के सेक्रीफाइस को देखते हुए, त्याग को देखते हुए, ठीक। तो उसी दिन से ये बोला जाता है कि बहुरा, बहुरा का अर्थ है वापिस आना, मौत के मुंह से वापिस आना। तो भैया लोग मौत के मुंह से वापस आ गए, ठीक। आप देखोगे तो और 2-3 गायक सामने रख दोगे नहीं भाई, ला पहली खा, ठीक। तो ये कुछ कहानी थी, अब सच्चाई रहे ना रहे, सुनने में मजा आया नहीं आया फिर भी सुनना है। बहुरा चौथ कब? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन पूजा उपासना की जाती है। गाय, बछड़ा, शेर की मूर्ति, जितने भी उसमें कैरेक्टर थे ना, ग्वाला छोड़ के सबकी पूजा की जाती है। ग्वाला को छोड़ के, जैसे शेर आया तो शेर की पूजा की जाएगी, बछड़ा आया कैरेक्टर में, उसकी भी पूजा की जाएगी, और कौन? गाय, गाय बछड़ा शेर। तो कहानी थी गाय बछड़ा ग्वाला और शेर का। तो इस पूरा कहानी नहीं लिखा हूँ, सुना दिया हूँ, और पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है, कि मामा बोला कि चाचा बोला, सब नहीं पूछा। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है और कहानी के पात्रों की पूजा करती है। कहानी के पात्र ये सब इसके मिट्टी का मूर्ति टाइप का रहता है, जैसे पोला में बैला दौड़ाते नहीं, वैसे मिट्टी का रहता है, सब उसका पूजा करते हैं। क्लियर? बहुरा चौथ क्लियर? तो ये संतानवती माताएं रखती है अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए। तो 3 ऐसे त्यौहार हैं जिसको संतानवती माताएं रखती हैं। तीजा शादीशुदा रखती हैं, ठीक है, नॉर्मल तीजा अपने बच्चे के लिए नहीं रखते, किसके लिए रखती है? पति के लिए रखती है, ठीक है। तो कौन कौन सा त्यौहार हो गया जो संतानवती माताएं रखती हैं? पहला ये बहुरा चौथ अभी देखें, दूसरा कमच्छठ या हल षष्ठी बोलते हैं, तीसरा बेटा जुतिया, भले बेटा हो होशियार, ठीक। तो ये 3 त्यौहार ऐसे हैं जो
माताएं अपने बच्चे के लिए रखती है, याद रहेगा। क्लियर। हल षष्ठी, ये हल षष्ठी कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन रखा जाता है और बोला जाता है कि इसी दिन कृष्ण के बड़े भाई कौन, बलराम बलदाऊ, इनका जन्म हुआ था षष्ठी के दिन, तो वहीं से नाम पड़ गया हल षष्ठी, ऐसा बोला जाता है। अगर ये पूछा जाए कि महाभारत से संबंधित कौन सा पर्व है, हल षष्ठी। महाभारत से रिलेटेड क्यों, महाभारत के पात्र हो गए कृष्ण बलराम, नहीं हुए, हुए ना, ठीक है। तो षष्ठी के दिन वो पैदा हुए, षष्ठी, और हल उनका हथियार रहता था, तो हल षष्ठी, ठीक। कमच्छठ भी बोला जाता है, हल षष्ठी बोला जाता है, एक ही मतलब है, हल षष्ठी या कमच्छठ। तो कब मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन। इसका और दूसरा क्या नाम है, कमच्छठ और हल षष्ठी, ठीक है, हल षष्ठी। इस दिन बोला था कि बलराम का जन्म हुआ था और शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। इसको पुत्रेष्टि व्रत भी बोला जाता है, ठीक है, पुत्रेष्टि व्रत। केवल संतानवती माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं, ठीक। इस दिन आपको मालूम होगा जो मनाए होंगे तो पसर चावल खाते हैं। पसर चावल क्या, इस दिन जूता हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाते, जूता हुआ मतलब सब्जी वगैरह, दाल चावल कोई आइटम नहीं। तो पसर चावल, पसर चावल क्या, जैसे आजू बाजू छिताया रहता तो नहीं उग जाता, जंगली टाइप का, तो उसको खाते, वो बनता है। गाय का दूध की भैंस का दूध, भैंस का दूध। और इस दिन माना जाता है कि भैंस इसी दिन धरती पे अवतरित हुए थे, ठीक है चंद। तो आप भी महाभारत के पात्र हो, ठीक है। तो भैंस का दूध यूज किया जाता है। 6 प्रकार की भाजी खाई जाती है अपने अपने पसंद अनुसार, ठीक, जो आपको भाजी पसंद हो, 6 प्रकार का अलग अलग भाजी बनता है, ठीक है। भैंस के दूध, दही, महुआ, ये सब, और महुआ दातून ने अभी जुड़ गया होगा। बाकी इतना तो मालूम है कि पसर चावल बनता है, ठीक है, खीर टाइप का खाते हो नहीं, 6 प्रकार की भाजी और भैंस का दूध यूज होता है, ठीक। इस पर्व का संबंध महाभारत से कैसे संबंध है बता दिया। माताएं अपने बच्चों को पोतनी मारती, पोतनी वो ऐसे मुंडी जोगा के स्मैक देती है, ठीक, वही स्मैक किसके नाम से जाना था, पोतनी, ठीक। क्लियर, ध्यान रहेगा। जन्माष्टमी छत्तीसगढ़ का ही केवल नहीं है, उसको सभी जगह मनाया जाता है, तो उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसको 8 पर्व ही मना, 8 पर्व बोला जाता है, मानना 8 पर्व बोला जाता है, ये जानना जरूरी है। 8 पर्व, 8 कृष्ण बनाते हैं दीवार में से गुलाबी गुलाबी आलता से, बनाए हो नहीं बनाए, ठीक। तो 8 पर्व के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, जन्माष्टमी। इस दिन मेला लगता है, उसको देखना, रायगढ़ के गौरी शंकर मंदिर में मेला लगता है, ठीक। पोला, पोला याद है कब मनाया जाता है, अमावस्या, अमावस्या में अंधेरा रहता है, अंधेरे में किसी को पेल पाल देते हो करके याद किए थे, पेल पालने से पोला याद रखना, ठीक है। तो अंधेरे में पेला से पोला, तो पोला। अब पोला में आप भी जब छोटे रहोगे, बच्चे रहोगे, तो मिट्टी के बैला दौड़ाए रहोगे, ठीक है, रेसिंग कंपटीशन किए होगे, ठीक। तो इस दिन मिट्टी के बैल को, बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। अभी असली वाला नहीं पता नहीं, लेकिन नकली वाला तो दौड़ाते थे हम लोग, ठीक। इस दिन ठेठरी और खुरमी नामक व्यंजन बनता है। ठेठरी खुरमी एक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है जो लगभग ज़्यादातर हर त्यौहार में बन जाता है, ठीक है। तीजा के टाइम भी ठेठरी खुरमी बनेगा, होली के टाइम भी ठेठरी खुरमी बनाया जाता है, और मन किया बीच में खाने को मन किया, ठीक है। तो बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, मिट्टी के बैलों की, क्लियर। फिर तीजा, तीजा या इसको हर तालिका भी बोला जाता है, नाम से तीजा से क्लियर है कौन से दिन मनाएंगे, तृतीया। अब देखो पोला मना लिए, पोला तो अमावस्या के दिन मनाए, वो तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन था, उसके बाद शुक्ल पक्ष चालू होगा नहीं होगा, शुक्ल पक्ष का प्रथमा द्वितीय तीसरा दिन तीजा मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का टाइम रहता है, अगर याद आ रहा होगा तो, या बचपन में छोटे रहोगे तीजा में आप भी अपनी मम्मी के साथ गए होगे तो याद रहो। तो तीजा का त्यौहार किसके लिए रखती है, अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो तीजा के दिन उपवास रहते हैं, ठीक। और एक दिन पहले कौन सा भात खाते हो, करू भात। करू भात मतलब करेला की सब्जी के साथ खाते हो मिक्स करके, ठीक है, तो उसी को क्या बोल जाता है, करू भात। अब अगले दिन उपवास रहोगे, खाना बचेगा, उसके अगले दिन क्या खाओगे फिर उसी को बासी के रूप में। तो ये तीनों चीज़ याद रहेगा, करू भात, उपवास और अगले दिन बासी, ठीक है। और इस दिन और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको त्यौहार को, एक फुलेरा सजाते हैं, फुलेरा ऊपर में से टंगा देंगे या नीचे में भी रख लेता है कोई, फुलेरा सजाए उसमें मूर्ति वगैरह रखे, पाठ पूजा, ठीक है, झुलना टाइप का, क्लियर। तो पत्नी मायके जाकर पति के लिए क्या करती हैं, व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा बोला था करू भात, पूछा मम्मी से कि भैया करू भात का क्या महत्व, तो ऐसा बोला था करू भात खाओगे तो अगले दिन प्यास नहीं लगता, ऐसा कहना है, ठीक है मम्मी। फिर ज़्यादा पूछो तो बोलती तोर भाई रखी था पूछ ले भाई। इस दिन फुलेरा सजाकर गौरी शंकर की पूजा की जाती है, ठीक है। फुलेरा ऐसे ऊपर झुलना टाइप का सुझा देते हैं, कोई नीचे भी रख लेता है पालकी। अगले दिन उपवास खोलते हैं, जिसे बासी भी कहते हैं, ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा, हाँ कि ना, हाँ ऐसे बोला करो।
धनकुल, धनकुल त्योहार कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष के तृतीय के दिन। कहाँ? तो बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, इसका दूसरा नाम है तीजा जगार। क्या? तीजा जगार, ध्यान रखना, तीजा जगार। ये तीजा आपका महिलाएं जो मायके जाकर रखी है वो तीजा है, ये तीजा जगार है। तीसरे दिन रखते हैं तीजा जगार, भादो शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। धनकुल, धनकुल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। इसमें वो घड़ा रहेगा, मटका घड़ा, सूपा रहेगा, धनुष रहता है, बांस वांस का सब आइटम रहता है, दिखाता हूँ। तो धनकुल बजाया जाता है इस दिन। ये चल रहा है धनकुल वाला, ये धनकुल वाला कार्यक्रम है। ये दो माताएं दिख रही हैं, गाने वाले को अलग बोलते हैं, बजाने वाले को अलग बोलते हैं, सब कुछ है। ये दिख रहा होगा आपको, हाँ, चेली माँ और गुरु माँ, पाठ गुरु माँ। ये आपका घड़ा हो गया, ये सुपा हो गया, ये तीर धनुष दिख रहा है, बांस वांस का बने रहता है। क्लियर? तो ये किससे बना होता है? अगर पूछा जाए तो याद रहेगा, ये मटकट का याद रख लेना। ठीक, ये गाना गाने काम कर रही है, ठीक है, और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने काम कर रही है। तो जो धनकुल है भादो शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया था। कहाँ मनाया था पूछा जाए तो बस्तर क्षेत्र। कौन सी जनजाति? हलबा और भतरा। धनकुल कौन? हलबा और भतरा। अलग अलग त्यौहार आ गया, अलग अलग जनजाति मनाई जाती है, अलग अलग जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। आगे चल के कन्फ्यूजन होता है कौन सी जनजाति कौन सा त्यौहार मना रही है। अभी बस्तर दशहरे में देखिए अलग अलग प्रकार की जनजाति, तो कन्फ्यूजन होता है। इसको मैंने कैसे याद कर लिया? हलबा जनजाति जब पढ़ोगे ना, उसके सारे चीज़ को मैंने हल से रिलेट करके याद किया। हल से हलबा, हल यूज़ किए, हल कौन यूज़ करेगा? किसान। और ज़रूरी नहीं किसान गरीब ही हो, किसान अमीर भी होते हैं। ठीक है, 2-3-5 एकड़ का भी खेत है ना रोड के सामने, मतलब वो भैया करोड़पति है वो। ठीक है, हल्के में मत लेना। रोड के सामने भी गांव, किसी भी गली कूचे वाला गांव हो, रोड के बाजू में है, मतलब 25 लाख एकड़ 30 लाख एकड़ रेट रहता है। थोड़ा सिटी से लगा हुआ गांव है तो 40 एकड़ तक, तो करोड़पति आदमी भी होते हैं। तो किसान लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं, ऐसा रखना। तो हलबा जनजाति जो है आर्थिक रूप से समृद्धशाली जनजाति मानी जाती है, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली रूप से। कौन? हलबा। ठीक है, साक्षर रूप से भी कौन? हलबा। साक्षरता दर मतलब हलबा जनजातियों का ज़्यादा है। अगर किसी क्वेश्चन में देखोगे तो उराव ले लिया है। उराव इसलिए लिया था, पहले उसका बाइफर्केशन नहीं किए गए थे, कुछ जनजातियों को मिक्स करके डेटा जारी कर दिए थे। 2019 में ये डेटा अलग हुआ, तो उराव के बाद अब हलबा आंसर मानना। ऑप्शन में हलबा नहीं हो तो उराव मानना, उराव और हलबा दोनों दोगे तो हलबा मारना। सबसे साक्षर जनजाति हलबा। अब पढ़ाई कौन अफोर्ड कर पाएगा? हायर एजुकेशन कौन अफोर्ड कर पाएगा? जिसके पास क्या रहेगा? पैसा रहेगा। पैसा किसके पास है? हलबा। तो सबसे साक्षर जनजाति भी किसके पास है? हलबा। हलबा पैसा ज़्यादा है, आर्थिक रूप से समृद्धशाली जनजाति। पैसा मतलब धन, तो धन से आगना धनकुल। तो धनकुल जो इंस्ट्रूमेंट है बोला था, इसका आविष्कार कौन सी जनजातियों के द्वारा किया गया? तो हलबा। और धनकुल त्यौहार मनाया भी किसके द्वारा जाता है? हलबा। और साथ में भतरा। ठीक है, भतरा। भतरा को भी वैसे लेट किया, भतरा ये सेवक का काम करते हैं, सेवक का। तो आप भी सरकारी नौकरी लगे तो सेवा के तो काम करोगे, सेवा करोगे और बदले में क्या लोगे? पैसा लोगे। ठीक है, काम के बदले नहीं। सरकारी विभाग में एक बात प्रचलित रहती है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं काम नहीं करने का पैसा लेते हैं और काम करने का घूस। ठीक है, तो आप जब भर्ती होगे, पैसा कमाओगे, तो आपके पास भी आएगा धन। तो भतरा और हलबा जनजाति धनकुल त्यौहार मनाती है। और धनकुल एक वाद्य यंत्र का भी नाम है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या बताया? तीजा जगार। और ये बस्तर का तीजा कहा जाता है। ठीक है, बस्तर का तीजा है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? ग्राम देवी की। ध्यान रखना, ग्राम देवी की पूजा की जाती है। इस दिन धनकुल की कथाएं सुनाई जाती हैं। जो कथा सुनाते हैं उसको पाठ गुरुमा बोले जाती है। और जो धनकुल बजाती है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, उसको कौन? चेली गुरुमा है। तो दो लोग आजू बाजू महिला बैठे थे, देखे नहीं? तो एक जो माइक के सामने थी वो कौन सी गुरुमा हो जाएंगी? पाठ गुरु है, जो कथा सुना रहे हैं। कथा पाठ ऐसे याद कर लेना। पाठ, जो पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ सुना रहे, पाठ गुरुमा है। जो गा रही है वो कौन? सॉरी, इंस्ट्रूमेंट जो बजा रही हैं वो चेली गुरुमा है। क्लियर? धनकुल वाद्य यंत्र का आविष्कार हलबा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बताया धनकुल वाद्य यंत्र में क्या क्या शामिल था, दिखाया। धनुष था, सूपा, बांस, बांस मतलब बांस का तीर लकड़ी ऐसा रहता है, सूपा हो गया, घड़ा हो गया। ये सबसे निर्मित होगा क्या? धनकुल वाद्य यंत्र। उसको कैसे बजाते हैं ये मैं नहीं जानता। ठीक, कर्म पर्व। कर्म पर्व, कर्म गीत भी हो जाता है, डांस भी हो जाता है, कर्मा डांस। ठीक, तो ये कर्म सेनी माता को समर्पित त्यौहार है। कौन सा? कर्म पर्व। फिलहाल पर्व की बात करते हैं, कर्मानित्य की बात नहीं करें, कर्म पर्व की। तो ये कौन सी माता की पूजा की जाती है अगर पूछा है तो क्या बताओगे? कर्म सेनी। इस दिन कर्म सेनी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो कब मनाया था? भादो माह में। कौन सी जनजाति द्वारा? तो उराव, बैगा और कमार। उराव, बैगा और
कमार, ठीक है। पूजा किसकी की जाती है बताया, कर्म सेनी की। ये एक प्रकार का श्रृंगार पर्व है। अब श्रृंगार पर्व से कहने का क्या तात्पर्य है, जिसमें भी प्रेम का भाव प्रकट हो, प्रेम की भावना प्रकट हो, क्या श्रृंगार, श्रृंगार रस बोलते हैं। जैसे किसी कविता में श्रृंगार रस है बोले, श्रृंगार रस है मतलब उसमें प्यार झलक रहा है, ठीक है, प्रेम झलक रहा है, तो क्या हो गया, श्रृंगार रस। तो ये जो करम पर्व है, उस त्यौहार में जो जनजाति लोग जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो करम सेनी माता होती है, बोला जाता है कि उसके सामने जो भी लड़का लड़की उसको पसंद है, उसके बारे में बताते हैं माता को, और ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा काम भिड़ा दो, ठीक है। तो माताएं के सामने अपना जो भी फ्यूचर का वर वधू वाला है उसको डिस्क्राइब करते, उसका वर्णन बताते हैं, ये वाले नाम की लड़की है, ठीक है, ये मेरे से अभी थोड़ा नहीं हो पाए, तो आप थोड़ा हेल्प करिए। तो गांव के लड़के लड़कियां भी माता के सामने भावी जीवन साथी की कामना करते हैं। तो ये प्रकार का क्या है, श्रृंगार पर्व है। तो कौन सी माता के सामने, अपनी माता के सामने मत पोल खोल देना, वो माता कूट देगी आपको, ठीक। तो गांव के लड़के लड़कियां भी माता के सामने भावी जीवन साथी की कामना करते हैं, और बुजुर्ग लोग रात में करम सेनी की कथा सुनाते हैं, ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। और देखो क्या गांव के लोग उपवास रखते हैं, करम पेड़ के डंगाल को काट कर उसमें सफेद धागा बांधकर पर्व स्थल में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है। करम पेड़ है, करम त्यौहार है, करम गीत है, करम नृत्य है, बहुत सारा कर्म कांड है, ठीक है। तो करम पेड़ का डंगाली काटते हैं, उसमें सफ़ेद धागा लपेटते हैं, ठीक है, और उसकी पूजा की जाती है। कई सारा देवी देवता को भी ऐसे ही रखा जाता है ना, जैसे सफ़ेद कपड़े में लपेट दिए, हल्दी चंदन लगा दिए, फिर उसको माता का रूप दे दिए, बस वैसे ये भी है, करम पेड़ का डाल को काटते हैं और उसी का सफ़ेद धागा लपेट के उसी की पूजा की जाती है, ठीक है। ध्यान रहेगा। क्या क्या त्यौहार बताया आज, भोजली से स्टार्ट किए थे, भोजली कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन। अच्छा, इसमें गीत का मेंशन होता है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा हमार भोजली दाई के भीजे आठों अंगा। ये कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं उसका तात्पर्य मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि गंगा गंगा का जो शब्द है वो बार बार उल्लेख हो रहा है, गंगा शब्द। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गीत में या कौन से त्यौहार में, त्यौहार के गीत में गंगा शब्द का उल्लेख बार बार होता है, तो भोजली, ठीक। अहो देवी गंगा, तो गंगा गंगा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोलने चाह रहे हैं कि भैया जैसे गंगा आप अच्छा पानी पानी है, समृद्ध कर देते हो आसपास के क्षेत्रों को, वैसे ही हमारे भोजली को भी कर दो, ऐसा कुछ तात्पर्य निकल के आ रहा है, क्लियर। भाईचारे का या मित्रता का पर्व है। फूलों का पर्व कौन सा, सरहुल। मित्रता का पर्व भोजली, ठीक है, पहले दिन। और तालाब में उसको विसर्जित कर देते हैं, 5 प्रकार के अनाज टोकरी में बोते हैं। महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, भोजली बदती हैं। मितान बदना, मितान बदना मतलब मितान मानना एक दूसरे को, फ्रेंडशिप, जैसे फ्रेंडशिप बैंड मानते नहीं, हाँ, तो वहाँ से उस दिन से दोस्त, और लड़ाई झगड़ा हो गया तो वही फ्रेंडशिप बैंड वापस मांग लेते हैं, दूसरे को बांधेंगे करके, ठीक। किए कि नहीं हो कि ऐसा काम, गिफ्ट दे के वापस मांगे हो कभी, नहीं मांगे हो, ठीक। हमारे दोस्त मांग लेते थे, झुट्टे रहते थे लोग, दे के वापस मांग लेते थे। बहुरा चौथ, बहुरा चौथ में कहानी बताया, शेर, बछड़ा, गाय, ग्वाला, ठीक है। तो शेर का दिल पिघल जाता है, उस दिन से वो क्या खाना चालू कर दिया, घास खाना चालू कर दिया, नहीं है ऐसा, घास नहीं खाया, ठीक है, बस वो शेर छोड़ देता है, ठीक। तो सब बोला था कि भैया वो मौत के मुंह से वापस आ गया। बहुरा का मतलब ही होता है क्या, वापस आना, बहुरा इज इक्वल टू वापस आना, ठीक है। बहुरा गए मतलब एक और मतलब होता है पागल हो गए, ठीक। तो एक बहुरा का और अर्थ होता है वापस आना, तो मौत के मुंह से वापस आ गए, तो इसलिए माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती इस दिन, उपवास रहती हैं और पूजा करती हैं। 3 और टोटल 3 त्यौहार बताया मैंने, बहुरा चौथ हो गया, कमच्छठ हो गया, बेटा जुतिया, ठीक है। हल षष्ठी, कमच्छठ बोल सकते हो इसको, हल षष्ठी बोल सकते हो, नाम में षष्ठी क्लियर है तो छठवें दिन मनाएंगे। हल नाम जुड़ गया तो उससे आप बलराम को याद कर सकते हो, तो बोला जाता है कि इस दिन बलराम की पूजा की गई और वहाँ से ये संबंधी है, ठीक है। षष्ठी के दिन बलराम, अष्टमी के दिन कृष्ण छोटे भाई, ठीक, क्लियर। और षष्ठी भाजी खाते 5 प्रकार के, किस दिन, ठीक है। पसर चावल, कमच्छठ, वही हल षष्ठी कमच्छठ एक ही है। और क्या मारती हैं, पोतनी मारती है। जन्माष्टमी पर्व, जन्माष्टमी पर्व ये सबको मालूम, 8 पर्व भी बोला जाता है, 8 ठोक कृष्ण मनाते हैं। रायगढ़ के गौरी शंकर में मेला लगता है। पोला अमावस्या के दिन, ठीक है, गाड़ा बैला दौड़ाते हो आप लोग मिट्टी का, उसकी पूजा भी की जाती है। तीजा बता दिए, तीजा या उसको हरतालिका भी बुलाते हैं, मायके जाती है महिलाएं, ठीक है। सबसे खुशी वाला दिन तीजा, घर जाने को मिलता है? भाभी बता रही है अपना दुखड़ा
ठीक। तो इस दिन पति के लिए भी बहुत खुशियों का दिन रहता है। ठीक है, केवल आपके लिए नहीं। ठीक। तो तीजा कौन रखती हैं? शादीशुदा महिलाएं। आजकल ट्रेंड चला आ रहा है कि जो शादीशुदा नहीं है वो भी तीजा रख रही हैं, फैशन में है। ठीक है। बाद में शादी दूसरे से हो जाता है, उम्र दूसरे का बढ़ा देती हैं, और जैसे शादी हो जाता है उसका उम्र कम हो जाता है। ठीक है। तो तीजा वैसे कौन रखती पूछा है तो शादीशुदा महिला रखती है। पत्नी मायके जाकर पति के लिए व्रत रखती है। निर्जला व्रत होता है। निर्जला मतलब बिना पानी के, निर्जला बिना जल के। करू भात खाते हैं। करू भात मतलब करेला की सब्जी। इस दिन फुलेरा सजाकर गौरी शंकर की पूजा कीजिए। फुलेरा एक टाइप का पालकी समझ लो, झूला टाइप का रहता है, बांध के उस पूजा की। धनकुल बता दिया। धनकुल एक इंस्ट्रूमेंट है, धनकुल त्यौहार भी है। धनकुल इंस्ट्रूमेंट किससे मिलकर बना होता है? घड़ा हो गया, सूपा हो गया, धा। ठीक है। कथा सुनाने वाले कौन? पाठ गुरुमा है। जो पाठ सुना रही है पाठ गुरुमा है, जो बजा रही हैं वो चेली गुरुमा है। क्लियर। ये धनकुल का आविष्कार कौन सी जनजाति द्वारा किया गया पूछा जाए? हलबा। हलबा भतरा हलबा तो मनाते हैं, जो जनजाति ने आविष्कार किया हलवा। तीजा जगार या बस्तर का तीजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। कर्म पर्व देख लिए। कर्म से नहीं की पूजा की जाती है, इसको श्रृंगार पर्व भी बोला जाता है। श्रृंगार पर्व मतलब उसमें प्रेम भावना प्रकट होता है। प्रेम भावना कैसे प्रकट होता है? कर्म से नहीं माता के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। ठीक है। भावी जीवन साथी की कामना करते हैं। क्लियर। कर्म सेनी की पूजा की जाती है। पेड़ का डंगाली काट के उसमें सफ़ेद धागा बांध के उसकी पूजा की जाती है कर्म सेनी। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। भादो माह में मनाया जाता है, कोई फिक्स डेट नहीं है। कौन सी जनजाति द्वारा? तो उराव, बैगा और कमार। बुजुर्ग लोग रात में अपना कर्म सेनी की कथा सुनाते हैं। ठीक। नवाखाई गणेश चतुर्थी, इसको कल देख लेंगे। ठीक है, कल देखते हैं, इतना पढ़िएगा। तामेश्वर की क्लास नहीं है आज।